कितना ऊब भरा दिन है आज। कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इसके लिए एक लाइक मारो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय 21 दूसरे दिव्य क्षेत्र में एक साथ चढ़ने का एक तरीका। जियाओ सान ने पोली को गले लगाया और कहा, तुम लोग मुझे छोड़ सकते हो। मेरे साथ रहने के लिए अपनी ताकत को दबाकर खुद को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। एक कोमल स्वर में। बॉस, हम अपनी ताकत को दबाकर खुद को चोट नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन हमारी की हुई ताकत अधिक सघन हो जाती है और अधिक शक्तिशाली बन जाती है। इसलिए हम कुछ और सालों तक ऐसे ही रहने को तैयार हैं। मौली ने लड़कियों वाली आवाज में कहा। तो फिर आप लोग दूसरे दिव्य क्षेत्र के लिए कब प्रस्थान करने वाले हैं? जियाओ सान ने पूछा। बॉस, आप सही जानते हैं, हमारे शब्द के अनुसार जादुई जानवरों के लिए दिव्य क्षेत्र में जाने के लिए कोई जहाज नहीं है। अगर कोई जहाज होता तो हम दिव्य क्षेत्र में जाते और दूसरी दिव्य दुनिया में जाने की परीक्षा देते। फिर हमें एक साथ दूसरी दिव्य दुनिया में जाने का मौका मिलता। टीना ने जियाओ सान को समझाया। तो फिर अब तुम लोग क्या करने जा रहे हो? जियो सान, हम इस ग्रह पर तब तक रहने के बारे में सोच रहे थे जब तक कि बॉस नाव पर सवार होकर दिव्य लोक के लिए रवाना नहीं हो जाता, जो हर 30 साल में इस दुनिया से लोगों को लेने आता है। टीना। जियाओ सान ने थोड़ा संकोच किया और कहा, मैं उनकी नाव में दिव्य क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है? पोली ने जिज्ञासा से पूछा। वह जियाओ सैन को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानता था जो हर समय जोखिम उठाना पसंद करता है। लेकिन जियाओ सैन खुद कह रहा है कि वह उस नाव पर दिव्य क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं करता है। यह उसके चरित्र के बाहर है। पोली क्या सोच रही थी, ये जानते हुए जियाओ सैन मुस्कुराया और कहा, शाही परिवार की मुख्य शाखा में 4 आत्मा सभा क्षेत्र अमर कल्टीवेटर हैं जो इसकी रक्षा करते हैं। और वर्तमान में मैं केवल एक स्प्राइट सभा क्षेत्र अमर के खिलाफ लड़ सकता हूं, इसलिए मैं तब तक इंतजार करने की कोशिश कर रहा था जब तक कि मैं उनका सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो जाऊं। बॉस, मैं आपसे पूछना भूल गया, आपके पास एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक साधना कैसे है जो हमसे ज्यादा शक्तिशाली है? फिन ने जिज्ञासा से पूछा। बाकी तीनों ने भी जियाओ सान के चेहरे की तरफ देखा। मेरी आध्यात्मिक साधना तुमसे अधिक शक्तिशाली है? जियाओ सान ने 4 छोटे पक्षियों से पूछा। पोली और बाकी लोगों ने सिर हिलाया। जियाओ सान ने स्पष्टीकरण के लिए एओ बोआ के चेहरे की ओर देखा। एओ बोआ समझ गया कि जियाओ सान उसके चेहरे को क्यों देख रहा था। क्योंकि आपकी आध्यात्मिक साधना आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ गई थी। आध्यात्मिक साधना में 6 मुख्य क्षेत्र हैं। चौथा स्वर्ग। वे हैं आत्मा एकत्रीकरण क्षेत्र, आत्मा डोमेन क्षेत्र, देवता क्षेत्र, अमर क्षेत्र, अमर पुनर्जन्म क्षेत्र और सच्चा भगवान दायरे। और आमतौर पर जिस व्यक्ति के पास स्पिरिट डोमेन की ताकत होती है वह दूसरे दिव्य क्षेत्र में होता है, और वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से एक डोमेन बना सकते हैं। और जब वे इस डोमेन के अंदर लड़ते हैं तो उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी पर बढ़त मिलेगी। एओ बोआ ने कहा। तो भाइयों, मुझे अभी तक दूसरे दिव्य क्षेत्र में क्यों नहीं भेजा गया? जियाओ सान ने हैरान स्वर में पूछा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी शारीरिक शक्ति अभी भी आपके उत्थान के लिए आवश्यक शर्तों को पार नहीं कर पाई है। मुझे यकीन है कि आपको अभी भी सिरदर्द हो रहा है, एओ बोआ ने पूछा, और जियाओ सान को अपना सिर हिलाते हुए देखने के बाद उसने कहा, आपके सिर में दर्द होने के 2 कारण हैं। उनमें से एक ये है कि आपका वर्तमान शरीर आपकी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से संभालने में सक्षम नहीं है। फिर दूसरा कारण यह है कि आप में से ज्यादातर आध्यात्मिक शक्ति इस ब्रह्मांड के नियमों द्वारा दबा दी गई है। इसलिए आप अपनी वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति का केवल एक हिस्सा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे दिव्य क्षेत्र में चढ़ने के लिए आपके पास कम से कम 5 आत्मा के छल्ले होने चाहिए। जियाओ सान ने एओ बोआ की सारी बातें समझ ली, लेकिन अन्य 4 साथी एओ बोआ की बातों का थोड़ा बहुत ही समझ पाए। वास्तव में मेरे पास एक तरीका है जो आप सभी को एक दूसरे से अलग हुए बिना एक साथ दिव्य क्षेत्र में चढ़ने में मदद कर सकता है, एओ बोआ ने कहा, और कुछ सेकंड के लिए सोच रहे थे। यह क्या है? जियो सान के चारों पक्षियों ने एक साथ पूछा, इससे पहले कि जियो सान भी पूछ पाता। ये सवाल पूछने के बाद उन्होंने एओ बोआ के चेहरे को बड़ी उम्मीदों से देखा। वे सभी जानते थे कि एओ बोआ को दूसरों के सामने शेखी बघारना पसंद था और वह एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति की तरह दिखता था, लेकिन वह एक बूढ़ा जानवर था जो कई सालों से जी रहा था, इसलिए ज्ञान ऐसी चीज नहीं थी जो वे पा सकते थे। और अगर एओ बोआ के पास वास्तव में एक साथ दूसरी दिव्य दुनिया में चढ़ने का एक तरीका है तो उन्हें अपने मालिक को छोड़ना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जब उन्हें उस रहस्यमयी व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षित किया गया तो उसने उनसे अपने मालिक की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए कहा। दूसरे दिव्य क्षेत्र में चढ़ने के बाद चूंकि उसकी शर्त कुछ ऐसी थी जिसे वे पूरा करेंगे, भले ही उन्हें ऐसा करने के लिए न कहा गया हो, इसलिए उन्होंने उसकी शर्त स्वीकार कर ली। ऐसा लगता है कि मैंने देखा है कि पोली और मौली के पास एक पतली पन्ना दानव पक्षी की रक्त रेखा है और टीना और फिन के पास एक पतली फीनिक्स रक्त रेखा है।
वे आपके पहले आत्मा के छल्ले के लिए उपयुक्त हैं, इसलिए उनके साथ एक समझौता क्यों न करें और उन्हें अपने पहले 4 आत्मा के छल्ले बनाएं और इस तरह आप सभी लोग एक साथ दूसरे दिव्य क्षेत्र में चढ़ सकते हैं। एओ बोआ ने जियो सान को सुझाव दिया। जियाओ सान ने कुछ देर सोचने के बाद अपना सिर हिलाया और पूछा, ये संभव हो सकता है। लेकिन भाई एओ, क्या आप भूल गए कि मैं वर्तमान में केवल 3 रिंग ही अवशोषित कर सकता हूँ? मूर्ख, अपनी पहली सोल रिंग को अवशोषित करने के बाद आप निश्चित रूप से अपनी आत्मा शक्ति घनत्व के कारण 40वें स्तर में प्रवेश करेंगे और यदि आपकी आत्मा घनत्व के लिए नहीं तो आपकी तीसरी आत्मा उत्परिवर्तित होगी। इसलिए 40वें स्तर पर आगे बढ़ने के बाद आप 3 और सोल रिंग को अवशोषित कर सकते हैं। एओ बोआ, लेकिन क्या वे सहमत होंगे? जियो सान ने पूछा। मुझे इसे संभालने दो। तो यह इस तरह है, लगभग 3 से 4 साल के समय में जियाओ सान को सीधे दूसरे दिव्य क्षेत्र में चढ़ना होगा क्योंकि उसके लिए ट्रेल्स को पूरा करने के बाद मार्ग से बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। इसलिए आप लोगों को अकेले दूसरे दिव्य क्षेत्र में जाना होगा या आपको जियाओ सान के साथ जाना होगा। और अगर आप जियाओ सान के साथ दूसरे दिव्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको उसकी आत्मा के छल्ले बनना होगा। एओ बोआ ने कहा। आत्मा के छल्ले क्या हैं? टीना ने संदेह से पूछा। अध्याय 22, उनका चुनाव। जियो सान की साधना पद्धति किसी भी दिव्य क्षेत्र में भी बहुत विशेष है क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जो अपनी आत्मा का पुनर्ता साधना कर सकता है। इस मल्टीवर्स में ऐसे लोग हैं जो आत्माओं की साधना करते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश नकली आत्मा साधक हैं। और आत्मा साधना क्या है? आत्मा हर चीज का मूल तत्व है। उदाहरण के लिए, हम जीवित प्राणी, पत्थर और हमारे आसपास की ऊर्जा सभी की अपनी आत्माएं होती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वे बुद्धि प्राप्त करने और साधना शुरू करने में सक्षम नहीं होते। इसलिए बस आत्मा साधना हमारी आत्मा की साधना या हमारे मूल की साधना के बारे में है। और टीना द्वारा पूछे गए प्रश्न के बारे में, आत्मा के छल्ले क्या हैं? आत्मा के छल्ले बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनकी आत्मा साधकों को आवश्यकता होती है। जब कोई आत्मा साधक आत्मा साधना में बाधा पर पहुंच जाता है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति ने अपनी सारी क्षमता खो दी है या ब्रह्मांड द्वारा उन पर लगाई गई सीमाओं के कारण वे आगे नहीं बढ़ सकते। और ऐसे अवसरों पर आत्मा साधक अपनी क्षमता बढ़ाने, अपनी बाधा को कम करने और अपने शरीर के अंदर आत्मा ऊर्जा भंडारण के रूप में आत्मा छल्लों का उपयोग करने के लिए आत्मा छल्लों को अवशोषित करना चुनते हैं। और आत्मा छल्लों के बिना कोई आत्मा साधक अपनी असली ताकत नहीं दिखा सकता। अपनी आत्मा के छल्ले को अवशोषित करने या बनाने के कई तरीके हैं। और जो तरीका जियाओ सान ने चुना है वह है कुछ जादुई जानवरों को वश में करना और उनकी सोल रिंग्स लेना। इस तरीके का इस्तेमाल करने पर हालांकि जादुई जानवरों की जान को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन यह अभी भी हमारी आज़ादी को सीमित करता है। और सोल कल्टीवेटर सोल रिंग बनने के बाद भी अगर उनके सोल कल्टीवेटर की मौत हो जाती है तो वे जादुई जानवर मर जाएंगे। हालांकि आत्मा साधक और जादुई जानवर समान अनुबंध के तहत अनुबंध कर रहे हैं, लेकिन आत्मा जानवर को अपने आत्मा साधक के कुछ आदेशों को सुनना पड़ता है। और अगर आप अनुबंध करने में सक्षम नहीं हैं और जियाओ सान की आत्मा के छल्ले में से एक नहीं बन सकते हैं तो आपको अकेले ही दिव्य क्षेत्र में चढ़ना होगा। मुझे जवाब देने से पहले इसके बारे में सोचो, एओ बोआ ने समझाया और पूछा। जब वह समझा रहा था तो वह चारों लोगों के चेहरों को देख रहा था। उसने देखा कि जब वह आत्मा साधकों के बारे में कुछ तथ्य समझा रहा था तो उनके चेहरे कैसे बदल गए थे। उनके हाव भाव से वह जान गया कि वे उसके प्राण पशु नहीं बनना चाहेंगे, लेकिन जिस बात ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया वह ये था, मैं बॉस की सोल रिंग बनने को तैयार हूं। चारों ने एक साथ कहा, यहां तक कि इस विषय पर किसी से चर्चा भी नहीं की। इससे वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने पूछा, आप लोग अभी भी उसके आत्मा जानवर बनने के लिए क्यों सहमत हो रहे हैं, ये जानते हुए भी कि किसी और के आत्मा जानवर बनने के बाद रिसेक्शन होते हैं और यह आपके जीवन को भी खतरे में डाल सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम बॉस के आत्मा जानवर बन रहे हैं। और अगर यह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो हम कभी भी उसके आत्मा जानवर बनने के लिए सहमत नहीं होते। हम कई सालों तक बॉस के साथ रहे हैं। हम जानते हैं कि जब हम छोटे थे तो बॉस हमारे साथ कैसा व्यवहार करते थे। अनाथालय से निकलने के बाद कई बार हमारे पास खाने के लिए बहुत कम खाना होता था। उस समय हमारी पुरानी चोटें ठीक नहीं हुई थीं, इसलिए हम उस समय बॉस के लिए बहुत बड़ा बोझ थे। उन दिनों हम इतने भी मजबूत नहीं थे कि अपने लिए खाना जुटा सकें, लेकिन फिर भी बॉस हमारा ख्याल रखते थे। ये बॉस ही था जिसने कई काम किए, जैसे कि निर्माण स्थल पर काम करना, खदानों में काम करना, वेटर के रूप में काम करना, होटलों की सफाई करना और कई अन्य कठिन काम, बस हमारे लिए खाने का कुछ सामान जुटाने के लिए। कुछ दिन ऐसे भी होते थे जब उनका वेतन कम होता था। उन दिनों हमारा खाना भी कम हो जाता था, इसलिए बॉस हमें खाना देने के बाद खुद भी भूखा रहता था। हम उस समय बहुत छोटे थे, इसलिए हम भी उसका खाना खा लेते थे बिना ये जाने कि वह भूखा है। हमें अपना खाना देने के बाद वह हमें खुशी से खाते हुए देखकर मुस्कुराता है। और क्या आप जानते हैं कि शाही परिवार अपने परिवार के पशु संरक्षकों के साथ कैसा व्यवहार करता है? उन्हें बड़े पिंजरों में बंद कर दिया जाता है और उन्हें खाने के लिए केवल थोड़ा सा खाना दिया जाता है।
उन जानवरों ने अपने पूर्वजों की मदद करके अपने परिवार को आगे बढ़ाया और शाही परिवार बन गए, लेकिन अब उनके साथ क्या हुआ है? हालांकि वे अच्छी तरह से रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आज़ादी खो दी है। अब वे केवल शाही परिवार के गुलाम हैं। भाई, मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि बॉस हमारे साथ बचपन से ही कैसा व्यवहार करते आए हैं। जब उनके पास बहुत ताकत और पैसा था, तब भी उन्होंने हमारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। उन्होंने हमें कभी भी औजार की तरह इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने हमेशा हमारे साथ अपने परिवार के सदस्यों की तरह व्यवहार किया। इसलिए हम भी उनके साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मैं बॉस की सोल रिंग बनने को तैयार हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि बॉस कभी भी धन और शक्ति के मद में अंधे नहीं होंगे और हमारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। ये भी मेरा उन पर भरोसा है, पोली ने गंभीर और भावुक स्वर में कहा। बाकी तीनों ने भी लाल आंखों से अपना सिर हिलाया। ये सुनकर एओबोआ ने भी अपना सिर हिलाया और सोचा, यदि कोई व्यक्ति दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आता है, तो दूसरे भी उसके साथ ईमानदारी से पेश आएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा, तुम में से किसी ने भी मुझे निराश नहीं किया। इन सभी वर्षों में मैंने देखा है कि लिटिल सैन ने आप चारों के साथ कैसा व्यवहार किया था। आज अगर तुम चारों में से कोई भी मेरी बात नहीं मानता तो मैं उसे नीची निगाह से देखता। इसलिए अब मैं तुम्हें डराता नहीं। जैसा कि मैंने कहा, उसका आत्मा जानवर बनना डरावना नहीं है। 100 स्तर का आत्मा साधक बनने के बाद जियोसान आपको आपकी खोई हुई स्वतंत्रता वापस देगा और साथ ही उस समय आप कम से कम डोमेन दायरे तक आगे बढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है, बल्कि यह तब है जब आप उसके आत्मा जानवर बन जाते हैं। वह आपके साथ नियमों, कानूनों और खेती पर अपना संपीड़न साझा कर सकता है और आपको उच्च रैंकिंग जादुई जानवरों में विकसित होने में भी मदद कर सकता है। हालांकि अगर वह मर गया तो तुम भी मर जाओगे। तुम लोग नहीं मरोगे, भले ही कोई तुम्हें मार डाले, अगर जियाओसान जिंदा है। मुझे ये भी लगता है कि तुम लोग जानते हो कि हम जादुई जानवरों की आत्माएं जन्म से ही बहुत कमजोर होती हैं और वे हमारे शरीर की साधना के साथ नहीं रह सकते। लेकिन अगर तुम जियाओसान के आत्मा जानवर बन गए तो तुम्हें अपनी आत्मा की साधना करने का भी मौका मिलेगा। एओबोआ ने शांति और आत्मविश्वास से कहा। पोली, मॉली, टीना और फिन उसकी व्याख्या सुनकर शांत नहीं रह सके, क्योंकि एओबोआ ने जो बातें कहीं उनमें से कई अविश्वसनीय थीं। इसलिए उन्होंने जियाओसान की ओर देखा और जब जियाओसान ने अपना सिर हिलाया तो उन्हें कुछ हद तक विश्वास हुआ कि एओबोआ ने क्या कहा था। अध्याय 23 स्वर्ण मनका को अवशोषित करना। दोपहर का भोजन करने के बाद जियाओसान और अन्य सभी जियाओसान के साधना कक्ष में चले गए। पोली, मॉली, टीना, फिन और एओबोआ जियाओसान के चारों ओर इकट्ठे हुए और जिज्ञासा से उसकी ओर देखने लगे। भाई, हमें सबसे पहले किस आत्मा में स्वर्ण अंगूठी के मोती डालने चाहिए? जियोसैन ने पूछा। पहली स्वर्णिम अंगूठी का मनका आपकी पहली आत्मा द्वारा अवशोषित किया जाना चाहिए। साथ ही आप जो आत्मा अंगूठी बना सकते हैं उसकी आयु कितनी है? एओबोआ ने जियाओसान से पूछा। फिलहाल मैं केवल 18 साल पुराने स्वर्ण मोती ही बना सकता हूं, क्योंकि मैं अभी केवल 18 साल का हूं। लेकिन जब मैं एक नई आत्मा अंगूठी को अवशोषित करूंगा तो आत्मा अंगूठी को अवशोषित करने के बाद मेरे द्वारा बनाए गए स्वर्ण मोतियों की उम्र भी बढ़ जाएगी, जियाओसैन ने समझाया। ठीक है, तो अब उन्हें बनाना शुरू करो, एओबोआ ने कहा। जियाओसान ने अपना सिर हिलाया और फर्श पर बिछे गद्दे पर बैठ गया। आरामदायक स्थिति में बैठने के बाद उसने अपनी पहली आत्मा सृष्टि के बच्चे को सक्रिय किया। उसकी पहली आत्मा, जो उसके जैसी ही आकृति की थी, उसकी दाहिनी हथेली से निकली। अपनी आत्मा को सक्रिय करने के बाद उसका चेहरा गंभीर हो गया। पहले आत्मा कौशल गोल्डन रिंग मन का सक्रिय करें, जियोसैन ने खुद से कहा। जैसे ही उसने ये वाक्य बुदबुदाया, जियाओसान ने देखा कि उसकी आत्मा के अंदर संग्रहित आत्मिक शक्ति स्वतः ही उसकी आत्मा से बाहर निकलकर उसकी आत्मा के चारों ओर मौजूद हरे रंग के धुंध में प्रवेश कर रही थी। हरे रंग की धुंध ने उसकी आत्मा की शक्ति को अवशोषित करने के बाद धुंध उसकी आत्मा की दाहिनी हथेली की ओर उड़ने लगी और उसकी हथेली के ऊपर एक पारदर्शी हरे रंग का मनका बन गया। जियोसान ने कुछ सेकंड के लिए पारदर्शी हरे रंग के मनके को देखा। उसने देखा कि मनका बनना समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए उसने अपनी आत्मा शक्ति को मन के द्वारा अवशोषित होने से नहीं रोका। यह सिलसिला 1 घंटे 30 मिनट तक चलता रहा, जब तक कि सृष्टि के बच्चे की आत्मा में संग्रहित उसकी सारी आत्मा शक्ति समाप्त नहीं हो गई। हालांकि उसकी सृष्टि के बच्चे की अंगूठी में आत्मा शक्ति खत्म हो गई थी, लेकिन जियाओसान को लगा कि हरे रंग का मनका अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए उसने अन्य आत्माओं में संग्रहित आत्मा शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। जितना अधिक वह अपनी आत्मा शक्ति को हरे रंग की अंगूठी के मनके में डालता है, जो उसकी आत्मा की छाती के सामने तैर रहा था, वह बड़ा और गोल होता गया। यह तब तक नहीं रुका जब तक कि हरा मनका मुट्ठी के आकार का नहीं हो गया, और मुट्ठी के आकार का हरा मनका बनने के बाद इसने अपना आकार नहीं बढ़ाया और न ही किसी और आत्मिक शक्ति को अवशोषित किया। इसलिए उसने समझ लिया कि वह मनका पूरा करने के अंतिम चरण पर पहुंच गया है। जैसे ही उसने देखा कि वह मनका पूरा करने के अंतिम चरण पर पहुंच गया है, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं।
जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसकी आत्मा जो उसके दाहिने हाथ की हथेली के ऊपर थी, ने अपनी आंखें खोली और फिर उसने मुट्ठी भर हरे मनके को अपने दाहिने हाथ की एक उंगली पर लिया और उसे अपनी उंगली के ऊपर घुमाना शुरू कर दिया, जैसे बास्केटबॉल को घुमाया जाता है। उसने कुछ सेकंड तक ऐसा किया और अचानक से सुनहरी हवा की एक पतली मात्रा उसके हरे रंग के मनके में प्रवेश कर गई। लेकिन इतनी ऊर्जा की मात्रा एओबोआ और अन्य लोगों द्वारा नहीं देखी गई, इसलिए उसकी आत्माओं की अजीब हरकतों ने एओबोआ और अन्य लोगों को हैरान कर दिया, जिन्होंने इस घटना को देखा था। उन्हें लगा कि जियाओ सान की आत्मा मनके के साथ खेल खेल रही है। जियो सान की आत्मा ने तब तक मन का घुमाना बंद नहीं किया जब तक कि जियो सान के शरीर के अंदर की सारी आत्मा शक्ति समाप्त नहीं हो गई। जब जियाओ सान की आत्मा ने मन का घुमाना बंद कर दिया तो असली जियाओ सान ने भी अपनी आंखें खोली और अपने सामने मुट्ठी के आकार के मनके को आश्चर्य से देखा। लेकिन सिर्फ वही आश्चर्यचकित नहीं था, बल्कि कमरे में मौजूद दूसरे लोग भी जियाओ सान के सामने मन का तैरता देखकर आश्चर्यचकित थे। वर्तमान में मन का अब हरा रंग का नहीं रहा बल्कि सुनहरे रंग का हो गया था और साथ ही मनके के चारों ओर बाघ के आकार के पैटर्न भी सजे हुए थे। वह जानता था कि आत्मा के चारों ओर बाघ के आकार के पैटर्न क्यों थे, लेकिन वह नहीं जानता था कि मन का सुनहरे रंग का क्यों हो गया था। उसने कुछ देर सोचा और याद किया कि उसके कौशल का नाम गोल्ड रिंग बीड्स था और अगर मन का सुनहरे रंग का होता तो ये समझ में आता। वह उस मनके से बेहद संतुष्ट था जिसे उसने बहुत मेहनत से बनाया था। इस मनके को बनाने के बाद जियाओ सान थक गया था। जैसे ही वह आराम करने वाला था, एओबोआ ने कहा, अपनी आत्मा शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए ध्यान करना शुरू करें। पहली बार सभी आत्मा शक्ति को मुक्त करने के बाद ये ध्यान करने का सबसे अच्छा समय है। हालांकि आपकी आत्मा शक्ति में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि आपकी आत्मा शक्ति अधिक सघन हो जाएगी। जियो सान केवल एओबोआ के कहे अनुसार ही कर सकता था, इसलिए उसने 1 घंटे तक ध्यान करना शुरू कर दिया जब तक कि उसकी सारी प्रयुक्त आत्मा शक्ति पुनः प्राप्त नहीं हो गई। और जैसा कि एओबोआ ने कहा था, उसकी आत्मा शक्ति वास्तव में पहले की तुलना में अधिक सघन हो गई है। चूंकि आप पहले से ही ठीक हो चुके हैं तो मनके के साथ संबंध बनाना शुरू करें, एओबोआ ने कहा। भाई एओ, वर्तमान में इस सुनहरे मनके की एक सीमा है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इस मनके का उपयोग दूसरी आत्माओं की पहली अंगूठी के रूप में करना चाहिए, जियो सैन ने कहा। जियाओ सान की बात सुनकर एओबोआ की आंखें सिकुड़ गईं। इसलिए उसने पूछा, इस रिंग की वर्तमान सीमा क्या है? चूंकि मैंने इस अंगूठी को 18 वर्षों की साधना से बनाया है, इसलिए ये सीमा 1000 गुना बढ़ जाएगी, इसलिए इस आत्मा अंगूठी की नई सीमा 18,000 वर्षों की सीमा होगी। लेकिन इस सीमा को मैं 100 स्तर तक आगे बढ़ने के बाद पार कर सकता हूं, यदि नहीं तो इसे आत्मा जानवर साधना द्वारा भी बढ़ाया जा सकता है, जियाओ सान ने समझाया। आत्मा पशु साधना से आपका क्या अभिप्राय है? एओबोआ ने पूछा। मेरा मतलब यह है कि अगर आत्मा जानवर इस वलय के साथ विलीन हो जाए तो इस आत्मा वलय में उत्परिवर्तन होगा, इस आत्मा वलय के बाद अधिकतम क्षमता तक पहुंच जाएगा। फिर आत्मा वलय 18,000 साल से अधिक समय तक बढ़ सकता है और आत्मा जानवर की खेती के साथ आगे बढ़ सकता है, जियो सान ने समझाया। लेकिन आपकी अन्य आत्माएं इस आत्मा वलय को अवशोषित क्यों नहीं कर सकती और दूसरी आत्मा के समान कार्य क्यों नहीं कर सकती? एओबोआ ने संदेह से पूछा। ओह, क्या मैंने तुम्हें कारण नहीं बताया? वैसे भी मैं तुम्हें कारण बताता हूँ। मेरी पहली आत्मा एक मानव निर्मित आत्मा है, इसलिए एक जादुई जानवर जिसे मुझे इस प्रकार की आत्मा की अंगूठी के लिए वश में करना है, वह सृजन प्रकार की आत्मा जानवर है। और तीसरी आत्मा एक ग्रह है, इसलिए जादुई जानवर प्रकार डंगोन कोर या मृतग्रह होने चाहिए, जियो सैन ने समझाया। आपने पहले ऐसा कुछ महत्वपूर्ण क्यों नहीं कहा? सृजन प्रकार के जानवर मिलना बहुत दुर्लभ है और फिर इसका मतलब यह है कि हम आपकी पहली आत्मा का उपयोग नहीं कर सकते हैं और फिर आपकी तीसरी आत्मा की अंगूठी के लिए। मुझे वास्तव में नहीं पता कि आपकी तीसरी आत्मा का उत्परिवर्तन अच्छा है या बुरा, एओबोआ ने डांटा और हस्ताक्षर किए और फिर आप जारी रखा, इस आत्मा मनका को अवशोषित करना शुरू करें। जियाओ सान ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने अपनी उंगली काटी और कुछ खून सुनहरे मनके में डाल दिया। ये सब करने के बाद उसने अपनी दूसरी आत्मा की अंगूठी को सक्रिय किया और सुनहरे मनके को अपनी दूसरी आत्मा के पास जाने दिया। जब जियो सान की आत्मा सुनहरे मनके के अनुबंध में आई तो सुनहरा मनका एक सफेद रंग की धुंध में बदल गया और जियो सान की आत्मा के पीछे एक चक्र आकार का होलोग्राम बना। अध्याय 24, उसका पहला प्राण पशु। उसकी दूसरी आत्मा ने धीरे धीरे आत्मा वलय को अवशोषित करना शुरू कर दिया। जियाओ सान 39वें स्तर का आत्मा साधक था, इसलिए उसकी आत्मा के लिए भूरे रंग की आत्मा की अंगूठी को संभालना संभव था, इसलिए उसके लिए सफेद रंग की अंगूठी को अवशोषित करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। 30 मिनट बीत गए। शुरुआत में जो सोल रिंग दिख रही थी वह अब वहां नहीं थी। इसका मतलब था कि जियाओ सान की आत्मा ने सोल रिंग को अपनी आत्मा में सफलतापूर्वक समाहित कर लिया था और पहली महत्वपूर्ण परीक्षा पास कर ली थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सोल रिंग अवशोषण प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो गई थी।
जब एक आत्मा साधक अपनी आत्मा वलय को अवशोषित करना चाहता है तो उसे पहले उसे अपनी आत्माओं के साथ संयोजित करना होगा और फिर उसे अपनी आत्माओं को वापस अपने शरीर में ले जाना होगा और साथ ही आत्मा वलय को अपने भौतिक शरीर के साथ संयोजित करना होगा। अगर इस प्रक्रिया में कुछ भी गलत हुआ तो उस व्यक्ति का शरीर फट जाएगा। और इसका मतलब यह नहीं है कि आत्मा के छल्ले को अपनी आत्मा में अवशोषित करने पर कोई जोखिम नहीं है। अगर आत्मा के छल्ले को अवशोषित करने वाले इंसान की आत्मा जानवर की गुणवत्ता से कम है तो इस बात की बहुत संभावना है कि वह आदमी मूर्ख बन जाएगा। उस पशु आत्मा ने उस आदमी की आत्मा को जो नुकसान पहुंचाया था उसके कारण। यही कारण था कि प्राचीन आत्मा साधकों ने अपनी आत्माओं में नई आत्मा के छल्ले को अवशोषित करते समय संशोधन किया था। यही मुख्य कारण था कि आधुनिक आत्मा साधकों ने अपने अनुबंध जानवर की अंगूठियों को अवशोषित करना शुरू कर दिया। अनुबंध जानवर के साथ आत्मा अंगूठियों को अवशोषित करने पर कोई आध्यात्मिक प्रतिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि आत्मा जानवर अपनी आत्मा अंगूठियों को अवशोषित करने के लिए आत्मा साधकों को स्वेच्छा से देता है। वर्तमान में जियाओ सान आत्मा वलय अवशोषण की दूसरी प्रक्रिया से गुजर रहा था। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद उसकी शारीरिक शक्ति भी थोड़ी बढ़ जाएगी। अगले 10 मिनट में उसने अपनी पहली आत्मा अंगूठी को सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया। यह आसान था, जियाओ सान ने सोचा। ठीक है, दिवास्वप्न देखना बंद करो, एओबोआ ने कहा और पूछा, पोली और अन्य 3 पक्षियों में से कौन सबसे पहले उसका आत्मा जानवर बनेगा? पोली सबसे तेज था। वह उत्साह से चिल्लाया, मैं बॉस का पहला अनुबंध जानवर बनूंगा। ऊपर और नीचे कूदते हुए। पोली की उत्तेजना को देखकर जियाओ सान और अन्य लोग असहायता में अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाए। सबसे पहले एओबोआ ने टीना या फिर जियाओ सान के पहले अनुबंध को जादुई जानवर बनाने के बारे में सोचा। क्योंकि उनके पास फीनिक्स की एक पतली रक्त रेखा है, इसलिए उनके लिए उसका पहला आत्मा जानवर होना बेहतर था। उनके पास 4 पक्षियों में से फीनिक्स बनने की सबसे अधिक संभावना थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे वर्तमान में पोली या मौली से अधिक मजबूत थे। पोली और मौली वर्तमान में एमरल्ड डेमन पक्षी के साथ एक छोटी सी वंशावली वाले तोते हैं, इसलिए उन दोनों के पास भविष्य में केवल डेमन पक्षी बनने की संभावना थी। डेमन बीस्ट पक्षियों में फीनिक्स की तुलना में कम क्षमता थी। फिर भी उन चारों के शुरुआती बिंदु एक ही थे। एओबोआ ने पोली के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की और उसे जियो सान का आत्मा जानवर बनने दिया। भाई एओ, मैं पोली के साथ सोल अनुबंध कैसे करूं? एओबोआ से जियाओ सैन ने पूछा। ओह, मैं तुम्हें एक जानवर अनुबंध विधि देता हूं, एओबोआ ने कहा और जियाओ सान की ओर उड़ गया और जियाओ सान के माथे पर अपना हाथ दबाया। फिर उसने जियाओ सान को कुछ जानकारी दी। छोटी सैन, तुम इस तकनीक का अध्ययन करो। जब तुम इस तकनीक का अध्ययन कर रही हो तो मैं पोली को कुछ बताऊंगा, एओबोआ ने कहा और पोली की ओर चला गया। छोटी पोली, जब जियाओ सान तकनीक का अध्ययन समाप्त कर लेगा और आपको अनुबंधित करना शुरू कर देगा तो वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति आपकी आत्मा में भेजेगा। उस समय आपको अपने दिमाग को शांत करना होगा और अपनी आत्मा के साथ अनुबंध करने के लिए उसकी आध्यात्मिक शक्ति के लिए रास्ता बनाना होगा। और यह याद रखें, आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसकी आध्यात्मिक शक्ति को बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। और यदि आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग उसकी आध्यात्मिक शक्ति को रोकने के लिए करते हैं तो आप दोनों को वश में करने की तकनीक के प्रतिकूल प्रभाव को सहना होगा और आप वश में करने की तकनीक को पूरा करने में भी विफल रहेंगे। और जियाओ सान कम से कम 1 महीने के समय तक फिर से इस तकनीक का उपयोग नहीं कर पाएगा, एओबोआ ने गंभीरता से कहा। पोली ने अपना सिर हिलाया और उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा। भाई एओ, जब बॉस जादुई जानवरों को काबू करने की विधि का उपयोग कर रहा है तो ऐसी प्रतिक्रिया क्यों हो रही है? क्या जानवरों को काबू करने की तकनीक जादुई जानवरों को पूरी तरह से दबाने और उन्हें बलपूर्वक नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है? टीना ने एओबोआ से एक पहेली भरे स्वर में पूछा। क्योंकि छोटा सा सान जिस अनुबंध का उपयोग कर रहा है उसे समान अनुबंध कहा जाता है। इस प्रकार के समझौते जादुई जानवरों के समझौतों के साथ किए जाते हैं या वे तब पूरे होते हैं जब जादुई जानवर अंडे में होते हैं। इसलिए थोड़ी सी अस्वीकृति के साथ समझौता विफल हो सकता है और यह एक बड़ा प्रतिघात भी पैदा करेगा जो उस अनुबंध में शामिल दोनों पक्षों को प्रभावित करेगा, एओबोआ ने शांति से समझाया। जियाओ सान ने एओबोआ द्वारा दी गई वश में करने की तकनीक का अध्ययन कुछ ही मिनटों में पूरा कर लिया, इसलिए उसने अपनी आंखें खोली और कहा, पोली, हम शुरू कर सकते हैं। पोली ने जियाओ सान को उसे बुलाते हुए सुना। वह उड़कर जियाओ सान के पास उतरा और कहा, बॉस, मैं तैयार हूं। पोली का सिग्नल पाने के बाद जियाओ सान ने और समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति जारी की और अपने हाथ से कुछ मुहरें बनाई और फिर उसने उन मुहरों को पोली के छोटे सिर पर उतारा। फिर उसकी आध्यात्मिक शक्ति एक छोटे तारे के आकार में परिवर्तित हो गई और पोली के सिर में प्रवेश कर गई। जियाओ सान का पक्ष, जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति पोली के सिर में प्रवेश कर गई तो उसे किसी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए उसने शीघ्रता से उस स्थान को खोज लिया जहां पोली की आत्मा स्थित थी, जैसा कि उसकी तकनीक ने उसे दिखाया था।
और पोली की आत्मा को खोजने के बाद उसकी तारा आकार की आध्यात्मिक शक्ति पोली की आत्मा में चली गई और एक निशान छोड़ गई, फिर वह बिना किसी प्रतिरोध के वापस उसके शरीर में लौट आए। जब तक उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने पोली की आत्मा पर अपनी छाप छोड़ी, तब तक उसे अपने मन में एक और चेतना का एहसास हुआ। उसे यकीन था कि यह पोली की चेतना थी और वह पोली की कुछ भावनाओं को भी महसूस कर सकता था। और जब वह ये कहने ही वाला था कि वे सफल हो गए हैं, तो अचानक उसके पूरे शरीर में एक तीव्र दर्द उठने लगा। आत्मा साधना के बारे में जानकारी। आत्मा साधना का स्तर, वलयों की संख्या, दिए गए नाम 1-9 कोई रिंग नहीं। आत्मा छात्र 10-1 9/1 रिंग। आत्मा मास्टर 20-2 9 हाफ्स रिंग। सोल ग्रैंड मास्टर 30-3 9 थर्ड्स रिंग। आत्मा बुजुर्ग 40-4 9 क्वार्टर्स रिंग। सोल ड्यूक 50-5 9 फिफ्थ्स रिंग। सोल ग्रैंड ड्यूक 60-6 9 सिक्स्थ रिंग। आत्मा राजकुमार 70-7 9 सेवेंथ रिंग। आत्मा राजा 80-8 9 एट्थ रिंग। आत्मा सम्राट 90-9 9 नाइन्थ रिंग। आत्मा पूर्वज 100-109 10th रिंग। देव सोल रिंग्स के बारे में जानकारी। आत्मा जानवर की खेती। अंगूठी के रंग। आत्मा साधक स्तर 10-99 वर्ष। सफेद 10वां स्तर और उससे ऊपर 100-999 वर्ष। नारंगी 10वां स्तर और उससे ऊपर 1000 to 9999। भूरा 30वां स्तर और उससे ऊपर 10,000-99,999। काला 50वां स्तर और उससे ऊपर 100,000 to 999,999। काला सोना 90वां स्तर और उससे ऊपर 1 million to 1,499,999। सोना 100वां स्तर और उससे ऊपर 1,500,000 to 2 million। सोना और देवत्व के रंग के साथ 150वां स्तर और उससे ऊपर 2,000-2,499,999। सोना और देवत्व के रंग के साथ 200वां स्तर और उससे ऊपर 2,500,000। कोई भी रंग लेकिन एक ही अंगूठी में 2 से अधिक रंग मिश्रित। 250वां स्तर और उससे ऊपर। अध्याय 25 दर्दनाक प्रक्रिया। जियाओ सान ने अपनी मुट्ठी भींचनी शुरू कर दी थी, तभी अचानक उसे स्वर्ग जैसा दर्द होने लगा। वह पोली की तरह नहीं था जो दर्द से जमीन पर लौट रहा था। एओबोआ के दर्द को देखकर मौली, फिन और टीना घबरा गए। एओबोआ बाकी 3 पक्षियों से कहीं ज्यादा उम्रदराज और अनुभवी था। उसने तुरंत शांत होकर देखा कि उन दोनों में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। फिलहाल वे अपनी शक्ति में अचानक हुई वृद्धि के अनुकूल खुद को ढालने की कोशिश कर रहे थे, जो उन्हें अपने समझौते को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद मिली थी। भाई एओ, उन्हें क्या हुआ? वे इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? फिन ने चिंतित स्वर में पूछा। चिंता मत करो, वे वर्तमान में अपनी ताकत में अचानक सुधार का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए इतना दर्द महसूस करना सामान्य है। एओबोआ ने कहा जबकि वह जियाओ सान और पोली को ध्यान से देख रहा था कि क्या वे इतना दर्द सहन करने में सक्षम है। पोली, जो कि 5वें क्षेत्र का 8वां रैंक का जादुई जानवर था, फर्श पर लौट रहा था क्योंकि वह अपनी शक्ति में अचानक वृद्धि को सहन नहीं कर पा रहा था। ये वास्तव में उनकी गलती नहीं है, उन्हें ताकत की दवाइयां मिली हैं, हालांकि वे उच्च गुणवत्ता वाली थीं, लेकिन वे इतना दर्द बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। सौभाग्य से ये जीवन के लिए खतरा नहीं है, अगर यह साथी पहले ही मर चुका होता, एओबोआ ने सोचा जब वह पोली का अध्ययन कर रहा था। पोली को इस तरह से देखने के बाद उसने मुड़कर जियाओ सान की तरफ देखा, जो दर्द में प्रशंसा में अपनी मुट्ठी भींच रहा था और अपने दांत काट रहा था। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि जियाओ सान जो दर्द महसूस कर रहा था वह पोली के दर्द से भी ज्यादा दर्दनाक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पोली को केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि का अनुभव हो रहा था, लेकिन वर्तमान में जियाओ सान न केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि का अनुभव कर रहा था, बल्कि वह अपनी शारीरिक क्षमताओं में अचानक वृद्धि का दर्द भी अनुभव कर रहा था। एओबोआ ने भी जियाओ सान के शरीर की जांच की, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से पोली के शरीर की जांच की थी। जब वह जियाओ सान के शरीर की जांच कर रहा था, तो उसने देखा कि उसकी रक्त रेखा, जो कई सालों से चुप थी, एक दूसरे से टकराती हुई लग रही थी। हालांकि सफेद रंग की अंगूठी को अवशोषित करने और पोली के साथ समझौता करने के बाद जियाओ सान की शारीरिक शक्ति में सुधार हुआ था। अपने ही वंश के टकराने से उसे अभी भी तीव्र दर्द हो रहा था, लेकिन जियाओ सान अभी भी स्पष्ट दिमाग से इस दर्द को सहन करने में सक्षम था। 15 मिनट के बाद दोनों अपनी सामान्य स्थिति में लौट आए, लेकिन पोली पहले ही फर्श पर बेहोश हो चुकी थी, इसलिए एओबोआ को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसे उठाना पड़ा और उसे हवा में तैराए रखना पड़ा। जियो सैन समेत बाकी लोगों ने पोली को चिंता से देखा। एओबोआ ने उन्हें चिंतित निगाहों से पोली को देखते हुए देखा और कहा, चिंता मत करो, ये बंदा कुछ सेकंड के बाद उठ जाएगा। इस बच्चे की सहनशक्ति बहुत कम है। जियो सैन के साथ समझौते करने के बाद आप सभी को अपनी सहनशक्ति बढ़ाने के लिए मेरे प्रशिक्षण से गुजरना होगा।
आत्मा जानवरों के रूप में अगर हम आपकी वंशावली में सुधार करना चाहते हैं तो हमें कई दर्दनाक प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, और अगर आप उन्हें सहन नहीं कर सकते हैं तो आप भविष्य में एक महान जादुई जानवर कैसे बन सकते हैं। बाकी 3 पक्षी जो जाग रहे थे उन्होंने गले मिलते हुए सिर हिलाया। ये सच था कि उनकी दर्द सहनशीलता उनके पशुपालन के स्तर पर नहीं थी। तो फिर छोटे सैन, तुम्हारी रक्त रेखा में समस्या वास्तव में वैसी ही है जैसा मैंने सोचा था। तुम्हारी आधी रक्त रेखा में लकड़ी और आग के गुण हैं और दूसरी आधी में बर्फ, पानी और धरती का मिश्रण है। तो मूल रूप से तुम्हारी रक्त रेखा अधूरी यिन और यांग रक्त रेखा है। एक सामान्य यिन और यांग रक्त रेखा में बर्फ, आग, लकड़ी, पानी, धरती, प्रकाश, अंधकार और हवा के गुण एक साथ होने चाहिए जो दुनिया में सबसे अच्छी सुरक्षा बनाते हैं। इसलिए तुम्हारी एक अधूरी रक्त रेखा है जो विपरीत गुणों के एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे से टकराती है। और यह आपके शरीर के अंदर एक टाइम बम होने जैसा है। हम नहीं जानते कि आपका भौतिक शरीर कब उन टकरावों के दर्द को सहन नहीं कर पाएगा और फट जाएगा। इसलिए हमें आपके अधूरे काम को समय रहते पूरा करना होगा, इससे पहले कि आप 80वें स्तर पर पहुंच जाएं, जिससे आपकी अधूरी वंशावली शक्तिशाली बन जाएगी। और ऐसा करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार की लुप्त विशेषताओं को अवशोषित करने की आवश्यकता है। और ऐसा करने के लिए मेरी योजना है कि आप विभिन्न प्रकार की आग को अवशोषित करें, और ऐसा करने के लिए आपको अधिक दर्द सहना होगा, इसलिए आपको बहुत पीड़ा होगी। एओ बोआ ने गंभीर स्वर में कहा। भाई एओ, लाओ, मैं किसी भी चीज के लिए तैयार हूं, जियाओ सान ने कहा। एओ बोआ जियाओ सान के दृढ़ संकल्प को देखकर केवल अपना सिर हिला सका। वह जानता था कि जियाओ सान कभी भी नश्वर बनकर नहीं रहना चाहेगा। वह अपने परिवार को ये साबित करने के लिए कई उपलब्धियां हासिल करना चाहता था कि वह कोई कचरा नहीं है, और साथ ही अपनी छोटी गर्लफ्रेंड के परिवार वालों को भी उसे स्वीकार करने के लिए राजी करना चाहता था। और इसके लिए उसे और भी मजबूत बनना था। एओ बोआ को साफ पता था कि जियाओ सान किस तरह का इंसान है। उसने 10 साल की उम्र में देखा था कि अनाथालय से निकलने के बाद उसने अपना पहला साबुन बनाने के लिए कितना संघर्ष किया था। पैसे जुटाने के लिए उसने कई कानूनी काम किए थे, जिसमें होटलों में बाथरूम साफ करना और निर्माण स्थलों पर मजदूरी करना शामिल था। जब वह ये काम कर रहा था तो कई बार उससे कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती थीं। उस समय उसे पीटने वाले कई लोग होते थे। उन लोगों ने उसे तब तक पीटा जब तक वह घायल नहीं हो गया। लेकिन उन चोटों ने जियाओ सान को अगले दिन काम पर जाने से नहीं रोका। ऐसे भी दिन थे जब उसे भूखा रहना पड़ता था, लेकिन फिर भी वह बिना किसी आलस्य के अपना काम करता था। एओ बोआ जानता था कि जियाओ सान एक मेहनती व्यक्ति है। अगर नहीं तो वह सिर्फ अपने चेहरे के दम पर उसे प्रायोजित करने के लिए कई प्रायोजक ढूंढ सकता था। लेकिन उसने कभी इस तरह के काम नहीं किए। अध्याय 26 पोली की नई ताकत। लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। उसने हमेशा अपनी खूबसूरती को छुपाया और अपनी मेहनत से पैसा कमाया। एओ बोआ 5वें दिव्य क्षेत्र से एक व्यक्ति था, इसलिए वह जानता था कि जियाओ सान के माता पिता 5वें दिव्य क्षेत्र से असाधारण प्राणी थे। उसने उनसे बहुत घृणा की क्योंकि उन्होंने जियाओ सान जैसे छोटे बच्चे को सिर्फ उसके अधूरे वंश के कारण घर से निकाल दिया। जब कुछ मानव शक्तियां एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती हैं, तभी वे अपने परिवार के रक्त वंश की परवाह करना शुरू करते हैं। लेकिन फिर भी वे जियाओ सान के माता पिता थे, बस परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा आलोचना न किए जाने के लिए उन्होंने जियाओ सान को परिवार से बाहर निकाल दिया। मनुष्य पशु साधकों की तरह नहीं थे। यद्यपि उनकी रक्त रेखा मायने रखती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपूर्ण रक्त रेखा धारक साधना नहीं कर सकते। एओ बोआ को स्पष्ट रूप से पता था कि उन प्राचीन परिवारों के पास कुछ तकनीकें थीं जो उन अपूर्ण वंश धारकों को उनकी वंश को पूर्ण निम्न श्रेणी वंश बनाने में मदद करती थीं। और ये निम्न श्रेणी के रक्तवंश उन निम्न श्रेणी के रक्तवंश धारकों को तीसरे दिव्य क्षेत्र में रहने की योग्यता प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे। और अगर जियाओ सान के माता पिता ने उनके सम्मान के बारे में सोचे बिना जियाओ सान को अपने कबीले में रखा होता, तो उनके कबीले ने निश्चित रूप से जियाओ सान को उन तरीकों में से एक दिया होता, क्योंकि उन्हें अपने कबीले की प्रतिष्ठा की परवाह है। अगर कोई एओ बोआ से पूछे कि उसके जीवन में सबसे खुशी का पल कब था, तो वह निश्चित रूप से बताएगा कि उसके जीवन का सबसे खुशी का पल वह था जब जियाओ सान को शाही परिवार से अर्ल की उपाधि मिली थी। वह खुश था क्योंकि जियाओ सान को शाही परिवार से अर्ल की उपाधि मिलने के बाद ही एक स्थिर और सुरक्षित जीवन मिलना शुरू हुआ था। एओ बोआ ने जियाओ सान की बहुत प्रशंसा की क्योंकि वह व्यक्ति था जिसने एओ बोआ को सिखाया था कि कड़ी मेहनत का मतलब क्या होता है, और क्यों किसी व्यक्ति को अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहा है उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसने उसे दिखाया कि कड़ी मेहनत और कभी हार न मानने से उसे क्या मिल सकता है। यदि जियाओ सान ने पहली बार साबुन बनाते समय हार मान ली होती, तो उसे अपने जीवनकाल में साबुन बनाने का सही फॉर्मूला नहीं मिल पाता और वह साम्राज्य में एक शक्तिशाली व्यक्ति नहीं बन पाता। जियाओ सान ने अपनी कड़ी मेहनत और कभी हार न मानने के गुण से इस साम्राज्य में कई महान कार्य किए। एओ बोआ जन्म से ही यिन और यांग दिव्य कछुआ था। उसका जीवन कुछ हद तक सहज था। उसने कभी कोई भोजन नहीं छोड़ा या साधना करते समय उसे कोई कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ा।
उसे अपने जीवन में कुछ भी पाने के लिए संघर्ष भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग थे जो उसे कुछ भी देने के लिए तैयार रहते थे। और जब एओ बोआ की मुलाकात शियाओ सान से हुई, तभी उसे पता चला कि कड़ी मेहनत क्या होती है और कभी हार न मानने का क्या मतलब होता है। उसका सबसे बड़ा अफसोस ये था कि वह अपने क्लेश से गुजरने से पहले जियाओ सान से नहीं मिल पाया। अगर वह अपने क्लेश से पहले जियाओ सान से मिल पाता तो वह निश्चित रूप से जियाओ सान के प्रभाव में अपने क्लेश से गुजर पाता। एओ बोआ ने जियाओ सान और पोली को कुछ घंटों के लिए आराम करने दिया। और जब पोली जाग गई तो मौली और बाकी लोग उसके पास गए और पूछा, पोली, क्या तुम ठीक हो? पोली ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने पहले अपने शरीर की जांच की और शरीर की जांच करने के बाद वह खुशी से जोर जोर से हंसने लगा। मौली, टीना और फिन एक दूसरे को हैरान निगाहों से देख रहे थे। पोली ने उनकी अजीब निगाहों को देखा तो उसने पागल पक्षी की तरह हंसना बंद कर दिया। मेरी चिंता मत करो फिन, आओ हम लड़ते हैं, अब मैं तुम्हें छुए बिना भी तुम्हारे खिलाफ जीत सकती हूँ, पोली ने गर्व से कहा। सिर्फ तुम्हारे साथ साथी, फिन ने तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा। क्या आप मेरी नई शक्ति आजमाना चाहते हैं? पोली ने चंचल आवाज में पूछा। चलो, तुमसे कौन डरता है, फिन ने कहा और पूरी गति से पोली की ओर उड़ गया और पोली भी अपनी पूरी गति से हवा में उड़ गई और उनके बीच कुछ दूरी बना ली। ये देखकर दोनों मादा पक्षियों ने हस्ताक्षर किए, क्योंकि वे दोनों हमेशा ऐसी ही थीं, जब उनकी ताकत बढ़ जाती है तो वे हमेशा लड़ती हैं। जैसे ही फिन पोली को पकड़ने वाला था, उसने अचानक अपने पंखों से उड़ना बंद कर दिया और हवा में तैरने लगा। जानवर साधक के रूप में वे अपने पंखों की मदद के बिना उड़ने में सक्षम थे, जब वे एक रैंक के जानवर थे जो कि क्यूई इकट्ठा करने वाले क्षेत्र साधकों के बराबर था। इसलिए जब फिन अपने पंखों के बिना हवा में तैरने लगा तो टीना और मौली ने कुछ नहीं सोचा। हाँ 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 फिन, तुम मुझे पकड़ भी नहीं पा रहे हो, तो तुम मुझसे लड़ भी कैसे सकते हो? पोली ने हंसते हुए कहा। फिन ने घबराए हुए स्वर में पूछा, तुमने क्या किया? केवल इस समय मौली और टीना को पता चला कि कुछ गड़बड़ है जब फिन ने उड़ना बंद कर दिया और उसी स्थान पर रहा, लेकिन उन्हें फिन के उसी स्थान पर रहने के अलावा कुछ भी अजीब नहीं लगा। इस प्रकार वे उत्तर के लिए पोली के चेहरे की ओर देखने लगे। कैसे? मेरी आध्यात्मिक शक्ति खराब नहीं है ना? पोली ने गर्व भरे स्वर में पूछा। आपकी आध्यात्मिक शक्ति? हम कोई आध्यात्मिक शक्ति क्यों महसूस नहीं कर सकते? मौली ने हैरान स्वर में पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति मेरे स्तर की नहीं है। बॉस के साथ अपना समझौता पूरा करने के बाद मेरी आध्यात्मिक शक्ति में बहुत वृद्धि हुई, और अब केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति से मैं किसी भी 5वीं रैंक के जानवर से आसानी से निपट सकता हूँ, पोली ने गर्व से कहा और फिन को दबाने के लिए इस्तेमाल की गई आध्यात्मिक शक्ति को वापस ले लिया। उसके बाद ही फिन ठीक से चल पाया। अब ये बात समझ में आ रही है, इतने सुधार के बाद इतना दर्द सहना उचित था, मौली ने मासूमियत से कहा। मौली की बात सुनकर पोली अवाक रह गया। जियाओ सान के साथ समझौता पूरा करने के बाद उसके सिर में जो दर्द हुआ था, उसे याद करके अभी भी उसका सिर फटने जैसा लग रहा था। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये याद आने के बाद कि उसकी ताकत फिर से बढ़ गई है, उसका मूड ठीक हो गया। बहुत हो गई बेवकूफ़ी, जियाओ सान, बाकी टीम के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो जाओ, एओ बोआ ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन भाई एओ, मैंने अभी तक पोली को अपनी आत्मा की अनुभूति के साथ विलय नहीं किया है, जियो सान ने कहा। एओ बोआ ने पूछा, क्या तुम्हें विस्फोट करके मरने की जल्दी है? ऐसा क्यों है भाई एओ? जियो सान, वर्तमान में पोली की साधना एक आत्मा जानवर के बराबर है, जिसकी साधना 10,000 वर्ष पुराने आत्मा जानवरों से आधी है और यह पहले से ही उच्चतम आयु सीमा को पार कर चुकी है, जो कि चौथे आत्मा के छल्ले की साधना की आयु होनी चाहिए। इस प्रकार आपको अपनी शारीरिक शक्ति सीमा में सुधार करने के लिए दूसरों के साथ समझौते करने होंगे, उन्हें अपने आत्मा के छल्ले के साथ विलय करने से पहले, एओ बोआ ने गंभीर स्वर में कहा। अध्याय 27। एओ बोआ की बात सुनकर जियो सान ने अपना सिर हिलाया। पोली ने जब शियाओ सान के साथ अपना समझौता पूरा कर लिया तो उसे अपनी ताकत को दबाने की जरूरत नहीं पड़ी और न ही अकेले दूसरे दिव्य क्षेत्र में चढ़ने से डरना पड़ा। जब पोली ने जियाओ सान के साथ अपना समझौता पूरा किया तो उसकी सांस जियाओ सान की सांस से ढकी हुई थी, और इसका मतलब था कि अगर जियाओ सान ऊपर चढ़ने के लिए तैयार नहीं था तो पोली को भी ऊपर चढ़ने का कोई मौका नहीं मिलेगा। यद्यपि नश्वर संसार में उनकी शक्ति 5वें रैंक के शिखर तक ही सीमित थी, वर्तमान में वह उचित रूप से साधना कर सकते थे और आरोहण की चिंता किए बिना किसी भी समय 6वें रैंक तक पहुंच सकते थे। पोली वर्तमान में आधे फुट से 6वें दायरे में था। जब उसने अपनी ताकत को दबाना बंद कर दिया तो संचित शक्ति बाहर निकल गई और उसे सीधे 5वें रैंक 8वें स्तर से आधे फुट से 6वें रैंक तक आगे बढ़ाया। जियाओ सान को भी समझ में आ गया कि एओ बोआ ने जो कहा वह सही था, इसलिए उसने सबसे पहले मौली, टीना और फिन के साथ समझौता किया। उन सभी ने उसी तरह के दर्द का अनुभव किया जो पोली ने अनुभव किया था, और उन्हें उस तरह के दर्द को सहन करने में कुछ कठिनाइयां भी हुई, लेकिन पोली की तरह बेहोश नहीं हुए। वे बेहोश हुए बिना दर्द को झेलने में सक्षम थे।
वे अनुभव किए गए दर्द के कारण उदास नहीं थे, बल्कि महसूस करते थे कि जो दर्द वे अनुभव करते हैं वह उनकी आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि के लायक था। जब जियाओ सान ने अपना दूसरा सोल बीस्ट पैक्ट पूरा किया तो उसे जो दर्द हुआ वह उस दर्द से कम था जो उसने पहली बार पोली के साथ समझौता करते समय महसूस किया था। और जब उसने तीसरा और चौथा सोल बीस्ट पैक्ट पूरा किया तो उसे जो दर्द हुआ वह और भी कम हो गया। सभी आत्मा पशु संधियों को पूरा करने के बाद एओ बोआ ने उन्हें बताया कि उनकी शारीरिक शक्ति पहले से ही 50वें स्तर के आत्मा साधक स्तर तक पहुंच गई है और वह अपने आत्मा जानवर को अपनी आत्मा के छल्लों के साथ विलय करना शुरू कर सकते हैं। फिर जियाओ सान ने सबसे पहले पोली को अपनी पहली सोल रिंग के साथ अपनी दूसरी सोल में विलय करवाया। पहली सोल रिंग जो सफेद रंग की थी काले रंग की हो गई। पोली के जियाओ सान की पहली सोल रिंग के साथ विलय के बाद वह सोल रिंग से बाहर नहीं आया, लेकिन उसने जियाओ सान को सूचित किया कि उसने छठी रैंक के जादुई जानवर को सफलता दिलाना शुरू कर दिया है, इसलिए वह सफलता पाने के लिए अपनी सोल रिंग के अंदर ही रहेगा। हर सोल रिंग में एक जादुई जानवर के रहने की जगह होती है। जिस जादुई जानवर के पास वह रिंग होती है वह उस जगह पर रह सकता है और उसके अंदर खेती भी कर सकता है। इस जगह के अंदर उनकी खेती की गति भी बढ़ जाएगी। हम कह सकते हैं कि सोल रिंग आत्मा जानवरों का घर है। सोल मास्टर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिविंग स्पेस का उपयोग उनके सोल बीस्ट के परिवहन स्थान के रूप में किया जा सकता है, और लिविंग स्पेस के साथ जो उनके सोल रिंग्स के अंदर है वे अपने कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट को जब भी आवश्यक हो और जहां भी वे चाहें बुला सकते हैं। आत्मा वलय के अंदर जैसे ही पोली शियाओ सान के साथ विलीन हुई उसे आत्मा स्थान के अस्तित्व का पता चला, इसलिए वह अंदर जाना चाहता था और देखना चाहता था कि यह क्या है। इस प्रकार वह केवल एक विचार से उस स्थान पर पहुंच गया। आत्मा का स्थान बहुत बड़ा था। आत्मा वलय के अंदर खाली रहने की जगह जो अपने अंदर कई बड़े जानवरों को भी समाहित करने में सक्षम थी। इस जगह के अंदर हवा भी थी और उसे इस जगह को अपनी पसंद की किसी भी जगह में बदलने की शक्ति भी मिली थी। पोली का मूल शरीर हाथियों के आकार से भी बड़ा था, इसलिए वह इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता था। वह अपना आकार छोटा करके जियाओ सान के पास रहता था। ये दूसरों के लिए भी ऐसा ही था और इस वजह से वे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। ये जगह उनके और दूसरों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गई थी। अगर वे अपने मूल आकार में इस जगह के अंदर रहते तो उनके लिए गुप्त रूप से छिपना संभव होता और इससे उन्हें लड़ाई के दौरान अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने में भी मदद मिलती। यह उनके लिए आसान होगा और साथ ही कोई भी उन्हें जियाओ सान की आत्मा के छल्ले के अंदर छिपते हुए नहीं देख पाएगा और इससे वे जियाओ सान की गुप्त रूप से रक्षा करने में सक्षम होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह मामला नहीं था बल्कि इस जगह के अंदर क्यूई और आध्यात्मिक घनत्व था। उसने अपने आसपास की हवा को ध्यान से महसूस किया और पाया कि उसके रहने की जगह के अंदर की हवा का घनत्व बाहरी दुनिया की हवा से 18 गुना ज्यादा है। यह उसके लिए भी सफलता पाने का एक आदर्श स्थान था। इससे पहले वह चिंतित था कि वह अगले स्तर तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि जिस नश्वर दुनिया में वे वर्तमान में रह रहे थे उसमें पर्याप्त क्यूई शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी। वे 5वें स्थान पर इसलिए पहुंचे थे क्योंकि उन्हें अपने शिक्षक द्वारा दी गई औषधीय गोलियों से मदद मिली थी। यदि नहीं तो वे वर्तमान ग्रह पर क्यूई घनत्व के साथ दूसरे रैंक में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब जब उसे 6वीं रैंक तक आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त स्थान मिल गया तो वह और अधिक समय बर्बाद नहीं कर सकता था, इसलिए उसने जियाओ सान को सूचित किया कि वह 6वीं रैंक तक आगे बढ़ना शुरू कर रहा है। बॉस, पोली अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? मॉली ने चिंतित होकर पूछा। उसने लिविंग स्पेस के अंदर 6वीं रैंक पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, क्यूई घनत्व को देखते हुए जियोसैन ने असहाय होकर कहा। उसने सोचा कि पॉली का 6वीं रैंक पर आगे बढ़ने का फैसला एक लापरवाही भरा फैसला था। मॉली और बाकी दो पक्षी जियाओ सान की बात सुनकर और भी ज्यादा चिंतित हो गए। जादुई जानवरों के लिए उच्च रैंक में आगे बढ़ना एक महत्वपूर्ण मामला था, और अगर वे उच्च रैंक तक आगे बढ़ने में सक्षम थे तो यह अच्छी बात है, लेकिन कुछ जादुई जानवर उच्च रैंक तक आगे बढ़ने में विफल हो जाते हैं और उस समय ये जीवन के लिए खतरा बन जाता है। उसने सुना था कि कई जादुई जानवर जिनकी रक्त रेखाएं खराब होती हैं, वे आगे बढ़ने में विफल हो जाते हैं और गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, और उनमें से कुछ उच्च लोकों में आगे बढ़ने में विफल होने के बाद मर भी जाते हैं। इसलिए कई जादुई जानवर उन्नत रैंक में आगे बढ़ने का विकल्प नहीं चुनेंगे यदि उनमें उन्नत रैंक में पदोन्नत होने का आत्मविश्वास नहीं है। वे जानते थे कि पोली एक चंचल और लापरवाह व्यक्ति था। उसने कभी नहीं सोचा कि ऐसा करने पर क्या परिणाम हो सकते हैं। अब वे पोली के बारे में चिंतित थे। पोली उनका अच्छा दोस्त था क्योंकि वे दोनों साथ साथ बड़े हुए थे और वे नहीं चाहते थे कि उसके साथ कुछ बुरा हो। वे इस समय अपने दिल में पोली के लिए प्रार्थना कर रहे थे। चिंता मत करो, भले ही पोली जियाओ सान की आत्मा की अंगूठी के अंदर मर जाए, उसे फिर से जीवित किया जा सकता है, और अगर वह वास्तव में मर गया तो वह सीख जाएगा। भविष्य में लापरवाह निर्णय नहीं लेना चाहिए, एओ बोआ ने कहा और उन्हें याद दिलाया कि अगर जियाओ सान मर गया तो उसके पास उसे फिर से जीवित करने की शक्ति है। जियाओ सान और अन्य 3 लोगों ने एओ बोआ की यह बात सुनी और वे अवाक रह गए। इस कथन ने उन्हें थोड़ा आराम भी दिया।
मॉली, जो शुरू में पोली के बारे में चिंतित थी, एओ बोआ की बात सुनकर क्रोधित हो गई। उसने सोचा कि जब पोली जियाओ सैन की आत्मा की अनुभूति से बाहर आएगा तो वह उसे चिंतित करने के लिए निश्चित रूप से दंडित करेगी। अध्याय 28 जियाओ सान की नई ताकत। छोटे सैन, आपके क्रिएशन टाइप सोल रिंग की खेती लगभग 18 साल की है, जो इसकी सीमा नहीं है। अब पोली की सोल रिंग के जुड़ने से क्रिएशन टाइप सोल रिंग की खेती 10,018 साल तक पहुंच गई है। और अब आप 10,000 साल पुरानी नई सोल रिंग बीड्स बनाना शुरू कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ बनाएं और उन्हें अवशोषित कर लीजिए ताकि उस अधीर साथी को पूरी तरह से सफलता मिल सके, एओ बोआ ने कहा। जियो सान की सृजन प्रकार की आत्मा की अनुभूति वह सुनहरा मन का था जिसे उसने अपनी सृजन प्रकार की आत्मा से बनाया था और सुनहरा अनुभूति मन का बनाने के बाद अवशोषित कर लिया था। उस अनुभूति की केवल 18 वर्ष की साधना है जो कि जियो सान की उम्र थी। और आपको याद रखना होगा कि हालांकि सृजन प्रकार की आत्मा की अनुभूति और पोली की आत्मा की अनुभूतियां विलीन हो गईं और 10,018 साल पुरानी आत्मा की अनुभूति बन गईं, इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों आत्मा के छल्ले वास्तव में एक साथ विलीन हो गए हैं। वे अब 10,018 साल पुरानी अनुभूति बनाने के लिए एक दूसरे की साधना को उधार ले रहे हैं और वे अपने मूल से विलीन नहीं हुए हैं। और उन्हें अपने मूल के साथ विलय करने के लिए पोली को कम से कम एक बार मरना होगा। चलो आज आत्मा जानवर की मृत्यु के बारे में बात नहीं करते क्योंकि मैं किसी अन्य दिन इसके बारे में एक स्पष्टीकरण लिखूंगा। तो मूल रूप से जियो सान के पास दो अलग अलग लेकिन अर्धविलय वाली आत्मा की अनुभूतियां पोली को सीधे अपनी खेती में सुधार करने के लिए कहा। जियाओ सान ने एओ बोआ की सलाह मान ली और 10,000 साल पुरानी सोल रिंग बनाना शुरू कर दिया। यह उसका दूसरा मौका था जब वह गोल्डन सोल रिंग बना रहा था, इसलिए वह कुछ ही घंटों में इसे बनाने और इसे अवशोषित करने में सक्षम था। पॉली, जो 6वीं रैंक तक पहुंचने की कोशिश में था, उसने देखा कि उसके आसपास की हवा का घनत्व लगभग 10,000 गुना बढ़ गया है। इससे वह हैरान तो हुआ लेकिन साथ ही बहुत खुश भी हुआ। वह बहुत खुश था क्योंकि यहां मौजूद क्यूई घनत्व के साथ अब उसके पास 6वीं रैंक तक पहुंचने का 60% मौका था। यद्यपि पोली हैरान था, लेकिन उसे क्यूई घनत्व की इस मात्रा के कारण की ज्यादा परवाह नहीं थी, इसलिए उसने साधना जारी रखी। जब वह अपनी सफलता पर ध्यान केंद्रित कर रहा था तो उसने देखा कि उसके रहने की जगह के अंदर क्यूई घनत्व सिर्फ एक दिन में 18,000 गुना बढ़ गया है। उसके बाद ही घनत्व में वृद्धि रुकी। इससे उसे राहत मिली। अगर क्यूई का घनत्व उस समय बढ़ता जब वह अपनी उन्नति के महत्वपूर्ण क्षण में था तो चीजें उसके लिए थोड़ी खतरनाक हो सकती थी। सौभाग्य से एओ बोआ ने पहले ही जियाओ सान को इस बारे में बता दिया था और जियाओ सान ने गोल्डन बीड्स के साथ विलय करने से पहले उसकी स्थिति के बारे में सावधानीपूर्वक जांच की थी। पोली की उन्नति एक सप्ताह तक चली। उस समय जियाओ सान ने अन्य जानवरों को अपनी दूसरी अनुभूति के साथ विलय करने के लिए मजबूर किया और अंततः जियाओ सान 40वें स्तर का आत्मा ड्यूक बन गया। और एओ बोआ के निर्देशों के तहत अन्य जादुई जानवर भी एक सप्ताह के भीतर 6ठी रैंक में प्रवेश कर गए। वे पोली के बाहर आने से पहले ही अपनी उन्नति पूरी करने में सक्षम थे। और जैसे ही पोली बाहर आई, वह फिन से लड़ना चाहता था और उसे अपनी नई शक्ति का अनुभव कराना चाहता था। जैसे ही वह फिन से मिलने जा रहा था, उसे मॉली ने रोक लिया और उसे तब तक पीटा जब तक उसकी आंखें नीली नहीं हो गईं। मॉली से पिटने के बाद पोली को लगा कि उसकी साधना में कोई समस्या है। उसे नहीं पता था कि मॉली उससे पहले ही 6ठी रैंक पर पहुंच चुकी थी और पिछले कुछ दिनों में उसे अपनी नई शक्ति की आदत हो गई थी। स्थिति खुली है, जियाओ सान ने कहा। जानकारी, नक्शा, दुकान, सिस्टम पॉइंट कन्वर्टर, स्टोरेज की जगह। नाम, जियाओ सान। आयु -18, 967 अधिक। निवास स्थान, नश्वर संसार। आत्मा साधना 41वां स्तर, आत्मा ड्यूक 12% संघनित। आध्यात्मिक साधना, आध्यात्मिक डोमेन क्षेत्र 5% संघनित। शरीर साधना, नश्वरता का 9वां पद। विशेष शरीर, यिन और यांग उपचार शरीर स्वर ग्रेड में सुधार किया जा सकता है। रक्तरेखा, अपूर्ण रक्तरेखा 95% अपूर्ण। शारीरिक शक्ति 70वें स्तर का आत्मा साधक। कुल संख्या 66वां स्तर आत्मा साधक। आत्मा के छल्ले, सृष्टि के बच्चे के छल्ले, काला 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 काला, प्रत्येक अनुभूति की 18,000 वर्ष की साधना है। सृजन के क्लोन शरीर के छल्ले, काला 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 काला, हर अनुभूति की 19,000 साल की खेती है। ग्रह नियंत्रक रिंजक, काला 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 काला, हर अनुभूति में 18,000 साल की खेती है। नियम, सृजन का नियम 5%, क्लोन का नियम 0.9%, समय और स्थान का नियम 2%, मृत्यु का नियम 0.99%, पुनर्जन्म का नियम 4%, विशेषताओं का नियम 0.99%। यह एक नियम है जो जियो सान को उसकी उत्परिवर्तित आत्मा, ग्रह नियंत्रक आत्मा से मिला है। डोमेन, समय और स्थान डोमेन, दबाव गुरुत्वाकर्षण डोमेन, विरासत में मिली तकनीकें, रक्त रेखा से ज्वाला अवशोषित तकनीक, विशेष शरीर से यिन और यांग उपचार, सृजन की संतान आत्मा से निम्न स्तर की सृजन तकनीकें।
सृजन आत्मा के क्लोन शरीर से, क्लोन हेरफेर, क्लोन विस्फोट, क्लोन पोषण तकनीक, बूस्ट हरक्यूलिस ताकत, हथियार नियंत्रण। ग्रह नियंत्रक आत्मा से, -14 तत्व नियंत्रण डोमेन। हवा, आग, पानी, बर्फ, लकड़ी, पृथ्वी, प्रकाश, अंधकार, गड़गड़ाहट, अंतरिक्ष, जहर, अराजकता, धातु और जीवन ही ऐसे तत्व हैं जिन्हें इस प्रकार की आत्मा नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। मनुष्यों की आत्माओं को कुछ प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। वे हैं सामान्य आत्मा प्रकार, आध्यात्मिक आत्मा प्रकार और शरीर आत्मा प्रकार। और जियाओ सांग की सभी आत्मा प्रकार 3 आत्मा प्रकारों का मिश्रण थे और इन आत्मा प्रकारों को पारलौकिक आत्मा प्रकार कहा जाता था। इसलिए वह अपनी आत्माओं का उपयोग लड़ाई और सहायता के लिए भी कर सकता है। आध्यात्मिक शक्ति से, समय रुकना, अंतरिक्ष स्थिर होना, आध्यात्मिक नियंत्रण। सीखी गई तकनीकें, शुरुआती स्तर की जानवर वश में करने की तकनीक। आत्मा कौशल, सृष्टि की संतान आत्मा, कोई नहीं। सृष्टि का क्लोन शरीर। प्रथम वलय, बवंडर, पवन पलायन, पन्ना, पवन किरण, 1000 पवन पंजे। दूसरी अनुभूति, पन्ना हीलिंग, पन्ना लकड़ी बांध, पन्ना लकड़ी स्पाइक्स, ध्वनि झटका। तीसरा वलय, फीनिक्स आंख, अमर ज्वालाएं, 1000 पंख ब्लेड संरचना, फीनिक्स रोना। चौथा वलय, रिकवरी, 1000 ड्रिल, आग का पंजा गठन, आत्मा की लपटें। ग्रह नियंत्रक आत्मा, कोई नहीं। पालतू जानवर, 4। अध्याय 29, नई ताकत और सिस्टम अंक। छोटे सैन, जाओ और अपने सिस्टम शॉप और पॉइंट कन्वर्टर की जांच करो। एओ बोआ ने जियो सैन से कहा जो अपनी नई ताकत की जांच कर रहा था। एओ बोआ का सुझाव सुनने के बाद वह भी सिस्टम के शॉप फंक्शन पर गया और क्लिक कर दिया। सिस्टम शॉप फंक्शन उन 5 मुख्य कार्यों में से एक था जिन्हें चुनना उनके लिए संभव था। जब उन्होंने शॉप पर क्लिक किया तो उनकी जानकारी के बारे में सिस्टम पेज बदल गया और दिखाया गया। जानकारी, नक्शा, दुकान, सिस्टम पॉइंट कन्वर्टर, स्टोरेज की जगह, टेक्निक्स, MAPS, गोलियां, सोल डिवाइसेस, हथियार। सिस्टम पॉइंट इक्वल्स 0, शरीर आत्मा साधना तकनीक। यिन और यांग लोट शरीर साधना तकनीक, 10 अरब सिस्टम अंक। यिन और यांग आध्यात्मिक साधना, 11 अरब सिस्टम अंक। आध्यात्मिक तकनीकें, आध्यात्मिक शिवालय तकनीक, 5 अरब सिस्टम अंक। आध्यात्मिक विस्फोट तकनीक, 4 बिलियन सिस्टम पॉइंट। आध्यात्मिक आघात तकनीक, 3 बिलियन सिस्टम पॉइंट। आध्यात्मिक अभ्यास तकनीक, 6 बिलियन सिस्टम पॉइंट। गुलाम बीज तकनीक, 10 अरब सिस्टम अंक। आध्यात्मिक ब्लेड नियंत्रण तकनीक, 6 बिलियन सिस्टम पॉइंट। आध्यात्मिक भ्रम तकनीक, 7 बिलियन सिस्टम पॉइंट। तलवार तकनीक, आग की लपटें और तलवारें बनाने वाली संरचनाएं, 4 बिलियन सिस्टम पॉइंट्स। पुनर्जन्म तलवार तकनीक मैनुअल, 7 बिलियन सिस्टम पॉइंट। स्वॉर्ड प्ले मैनुअल, 6 बिलियन सिस्टम पॉइंट। कमल की पनखुड़ी तलवार संरचनाएं, 4 बिलियन सिस्टम पॉइंट। लापरवाह तलवार कला, 3 अरब सिस्टम अंक। हवा और आग तत्व। फ्लैश तलवारों की वापसी, 6 बिलियन सिस्टम पॉइंट। अंतरिक्ष में तलवार से वार, 7 बिलियन सिस्टम पॉइंट। यिन और यांग तकनीक, यिन और यांग तकनीक मैनुअल, -4, 17, 12, 14, 10 और 18 बिलियन सिस्टम पॉइंट। इस मैनुअल में भागने, आक्रमण, नियंत्रण, उपचार, सहायता और बचाव प्रकार की तकनीकें शामिल हैं। होस्ट को अलग अलग अध्याय अलग से खरीदना होगा। यिन और यांग अधिभार की वापसी, 20 अरब सिस्टम अंक। एक शरीर तकनीक और भविष्य में इस तकनीक का उपयोग यिन और यांग अमर शरीर बनाने के लिए किया जा सकता है। यिन और यांग सील, 6 बिलियन सिस्टम पॉइंट। यिन विस्फोट और यांग विस्फोट, प्रत्येक 1 अरब सिस्टम अंक। हाथ, हथेली, उंगली तकनीक। फ्लेम्स जेड हैंड तकनीक, 1 बिलियन सिस्टम पॉइंट। जहर ट्रिपल मार उंगली तकनीक, 2 अरब सिस्टम अंक। लपटे चिंगारी फट उंगली तकनीक, 1 अरब सिस्टम अंक। 1000 हथेली तकनीक, 1 अरब प्रणाली अंक। बर्फ नियंत्रण हाथ तकनीक, 1 अरब सिस्टम अंक। प्राचीन बहुतत्व मुक्केबाजी तकनीक, 4 अरब सिस्टम अंक। पवन पंजा आकर्षित करता है, 1 अरब सिस्टम अंक। विद्युत पलटने वाली हथेली तकनीक, 5 बिलियन सिस्टम पॉइंट। ओवरलोड फिंगर तकनीक, 4 बिलियन सिस्टम पॉइंट। स्वर्ग दबाने वाली उंगली, 6 अरब सिस्टम अंक। स्वर्ग कुचल हाथ, 6 अरब सिस्टम अंक। भागने की तकनीक, किसी भी तत्व से बचने की तकनीक का मूल्य 4 बिलियन सिस्टम पॉइंट है। इस प्रकार की तकनीकों का उपयोग केवल पहले और दूसरे दिव्य क्षेत्र में ही किया जा सकता है और उन दिव्य क्षेत्रों से ऊपर इनका कोई उपयोग नहीं है। मिक्स एलिमेंट्स एस्केप तकनीक की कीमत 6 बिलियन सिस्टम पॉइंट्स है। इस प्रकार की तकनीकों का उपयोग केवल प्रथम, द्वितीय और तृतीय दिव्य लोकों में ही किया जा सकता है। कोष्टक, तत्व नियंत्रण तकनीक। प्रत्येक तत्व नियंत्रण तकनीक को मैनुअल के रूप में रखें जिसमें आक्रमण, रक्षा, उपचार, फंसाना, समर्थन, भागने की तकनीकें शामिल हों और प्रत्येक मैनुअल का मूल्य 10 बिलियन सिस्टम पॉइंट हो। इन मैनुअल में मूल तत्व नियंत्रण शामिल है और यदि होस्ट उन्नत वाले चाहता है तो होस्ट को सिस्टम को अपग्रेड करना होगा। गठन ज्ञान। प्रथम मैनुअल, 10 बिलियन प्रथम दिव्य क्षेत्र में मौजूद संरचनाओं के बारे में सभी ज्ञान है। दूसरा मैनुअल, 100 बिलियन दूसरे दिव्य क्षेत्र में मौजूद संरचनाओं के बारे में सभी ज्ञान है।
तीसरा मैनुअल 1000 बिलियन तीसरे दिव्य क्षेत्र में मौजूद संरचनाओं के बारे में सभी ज्ञान है। और यदि होस्ट को अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो सिस्टम को अपग्रेड करना होगा। कीमियागर मैनुअल प्रथम मैनुअल 10 बिलियन गोलियों के बारे में सभी ज्ञान है जो प्रथम दिव्य क्षेत्र में मौजूद है। दूसरा मैनुअल 100 बिलियन दूसरे दिव्य क्षेत्र में मौजूद गोलियों के बारे में सभी ज्ञान है। तीसरा मैनुअल 1000 बिलियन तीसरे दिव्य क्षेत्र में मौजूद गोलियों के बारे में सभी ज्ञान है। लोहार मैनुअल प्रथम मैनुअल 10 बिलियन इसमें प्रथम दिव्य क्षेत्र में मौजूद कलाकृति निर्माण के बारे में सभी ज्ञान है। दूसरा मैनुअल 100 बिलियन दूसरे दिव्य क्षेत्र में मौजूद आर्टिफैक्ट निर्माण के बारे में सभी ज्ञान है। तीसरा मैनुअल 1000 बिलियन तीन दिव्य क्षेत्र में मौजूद आर्टिफैक्ट निर्माण के बारे में सभी ज्ञान है। तकनीकों की कीमतें देखने के बाद ज़ियाओ सैन ने पवित्र बकवास को कोसा। हालांकि वह साम्राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति था, लेकिन उसकी कुल संपत्ति केवल 700 बिलियन काले सोने के सिक्के थे और उसमें से उसके पास केवल 100 बिलियन काले सोने के सिक्के ही मुफ्त पैसे के रूप में थे जिनका वह स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता था। ये स्पष्ट रूप से दुकान में सभी तकनीकों को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं था और इसने ज़ियाओ सान को एक से रेस दिया। एओ बोआ ज़ियाओ सान के चेहरे के भाव देखकर हंसने लगी। क्या आपको लगता है कि आप अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के साथ हर तकनीक खरीदने में सक्षम हैं? एओ बोआ ने पूछा। जियो सान चुप रहा जब तक एओ बोआ ने अपनी बात पूरी नहीं कर ली। सिस्टम पॉइंट प्राप्त करना आसान है, लेकिन यदि आप ब्लैक गोल्ड सिक्कों को सिस्टम पॉइंट में बदलते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसके बारे में भूल जाए, क्योंकि 100 ब्लैक गोल्ड सिक्कों का मूल्य केवल एक सिस्टम पॉइंट है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वे काले सोने के सिक्के नश्वर स्तर की सामग्रियों से बने होते हैं जिनकी व्यवस्था को परवाह नहीं होती। लेकिन जल्दी से पैसा बनाने का एक तरीका है, क्या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं? एओ बोआ ने जियो सैन से रहस्यमय लहजे में पूछा। ज़ियाओ सैन ने अपना सिर हिलाया। एओ बोआ ने उसे सिर हिलाते हुए देखा और बताया कि सिस्टम वास्तव में स्प्रिट क्रिस्टल, दिव्य धातु और सामान्य पौधों सहित पौधों की परवाह करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप 149 स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आपको 150 स्तर तक आगे बढ़ने के लिए अपना खुद का दिव्य साम्राज्य बनाना शुरू करना होगा। यदि नहीं तो आपको 149 स्तर पर रुकना होगा। इसलिए वर्तमान में आपकी प्रणाली उन सामग्रियों को इकट्ठा कर रही है जिनकी आपको अपने दिव्य साम्राज्य का निर्माण करने के लिए आवश्यकता है। लेकिन भाइयों, जहां तक मुझे याद है, एक दिव्य साम्राज्य बनाने के लिए हमें कम से कम 8वीं रैंक की सामग्री का उपयोग करना होगा, इसलिए सिस्टम साधारण पौधे क्यों खरीदता है? जियो सैन ने हैरान स्वर में पूछा। ओह, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह प्रणाली उन सामान्य पौधों को आध्यात्मिक पौधों में सुधार सकती है और उन्हें 8वें रैंक तक बढ़ने में मदद कर सकती है, एओ बोआ ने आलस से कहा। तो भाइयों, पौधों और क्रिस्टल के लिए विनिमय दरें क्या हैं? जियो सान ने पूछा। 100 सामान्य पौधे इक्वल्स 1 सिस्टम पॉइंट। एक प्रथम से 10वीं रैंक का प्लांट इक्वल्स 1000-10,000 सिस्टम पॉइंट। एक प्रथम से 10वीं रैंक का दिव्य वृक्ष इक्वल्स 10,000 to 100,000 सिस्टम अंक। 100 किलोग्राम सामान्य सामग्री इक्वल्स 1 सिस्टम पॉइंट। 1 किलो प्रथम से 10वीं रैंक की पत्थर सामग्री इक्वल्स 1000-10,000 सिस्टम पॉइंट। 1 किलो 1 से 10वीं दिव्य रैंक सामग्री इक्वल्स 10,000 to 100,000 सिस्टम अंक। आध्यात्मिक क्रिस्टल पत्थर निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी और शीर्ष श्रेणी के पत्थर। आध्यात्मिक पत्थर दिव्य लोकों की मुद्रा हैं और उन्हें अमर साधकों के लिए साधना संसाधनों के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इक्वल्स क्रमशः 10, 100, 1000, 10,000, 100, 000 सिस्टम अंक। दिव्य क्रिस्टल इक्वल्स 100, 000 और उससे अधिक, एओ बोआ ने ज़ियाओ सैन को समझाया। वह जानता था कि ज़ियाओ सैन एक पैसे वाला व्यक्ति था, इसलिए वह निश्चित रूप से सिस्टम पॉइंट इकट्ठा करने का सबसे आसान तरीका इस्तेमाल करेगा। और सिस्टम पॉइंट जल्दी बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि सामान्य पौधे इकट्ठा किए जाएं। जियो सान एक काले रंग का उपयोग करके हजारों सामान्य पौधे खरीद सकता है और जल्दी से सिस्टम अंक अर्जित कर सकता है। एओ बोआ ने सोचा कि ज़ियाओ सैन तुरंत चले जाएंगे और सिस्टम पॉइंट अर्जित करना शुरू कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी दूसरी आत्मा, सृजन आत्मा के क्लोन शरीर से अधूरे क्लोन बनाना शुरू कर दिया और अपनी आत्मा का उपयोग करके बनाए गए हर क्लोन में 41वें स्तर की सोल ड्यूक स्तर की ताकत थी। एओ बोआ को नहीं पता था कि ज़ियाओ सैन ने अधूरे क्लोन क्यों बनाना शुरू किया, इसलिए उन्होंने पूछा, छोटे सैन, तुम अब अधूरे क्लोन क्यों बना रहे हो? मैं अपने किसी भी क्लोन से दूर दूर से भी संवाद कर सकता हूं और उनके पास 40वें स्तर की ताकत है, जो शाही परिवारों के मुख्य परिवार के किसी भी संरक्षक को मारने के लिए पर्याप्त है, भले ही वे मुझे खोजने के लिए आए जब मैं राजधानी के भीतर नहीं हूं। इसलिए मुझे अपने लोगों की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ये भी चाहता हूं कि मेरा एक क्लोन मेरे व्यवसाय का प्रबंधन करे और दूसरा क्लोन सिस्टम पॉइंट बनाने के लिए हो। जियो सैन ने जवाब दिया। एओ बोआ ने ज़ियाओ सान को अजीब तरीके से देखा।
अगर कोई दूसरा व्यक्ति सिस्टम पॉइंट कमाने के तरीकों के बारे में सुनता तो वे तुरंत सबसे आदिम तरीके से पैसा कमाना शुरू कर देते, लेकिन जियाओ सान एक व्यापारी था, इसलिए एओ बोआ जानता था कि जियाओ सान ने पहले से ही अधिक अंक बनाने की योजना बना ली है। अगर ऐसा नहीं होता तो जियाओ सान क्लोन बनाना शुरू नहीं करता। जियाओ सान ने 2 दिनों के भीतर अलग अलग चेहरों वाले 10 क्लोन बनाए और इससे जियाओ सान थक गया, इसलिए वह अगली सुबह तक सो गया और अपने साधना कक्ष से बाहर चला गया और अपने बटलर को नाश्ता तैयार करने के बाद उससे मिलने का आदेश दिया। अध्याय 30। जब जियाओ सान अपने लिविंग रूम में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि जेम्स लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रहा था। युवा स्वामी, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? जेम्स ने पूछा। जेम्स, सबसे पहले जाओ और शैडो को तैयार रहने को कहो। 2 7वें रैंक के मार्शल आर्टिस्ट और 26वें रैंक के मार्शल आर्टिस्ट को मेरे शासन क्षेत्र में वापस आने को कहो। साथ ही उसे कहो कि जब मैं अपने दूसरे मैनेजरों के साथ मीटिंग खत्म कर लूँ तो वह दूसरे जनरलों के साथ मुझसे मिलने आए। और उसे यह बताने के बाद तुम्हें मेरे 4 मुख्य व्यवसाय प्रबंधकों और संपत्ति प्रबंधक को बुलाना होगा और मुझसे मिलना होगा, अभी लिविंग रूम में एक विशेष बैठक के लिए। मेरे लिए कुछ आउटडोर कैंपिंग टेंट भी तैयार करो, जियो सैन ने कहा। हाँ युवा मास्टर, जेम्स ने कहा और जियाओ सान को लिविंग रूम के अंदर अकेला छोड़कर लिविंग रूम से बाहर चला गया। जियाओ सान अपनी मेज पर गया और जेम्स द्वारा उसके लिए तैयार किया गया हल्का नाश्ता खाने लगा। और जैसे ही उसने अपना नाश्ता खत्म किया, 5 अधेड़ उम्र के आदमी दरवाजा खटखटाने के बाद उसके लिविंग रूम में दाखिल हुए। उन्होंने जियाओ सान को प्रणाम किया और जियाओ सान ने सोफे की ओर इशारा करते हुए उन्हें बैठने के लिए कहा। जियाओ सान ने उनसे कहा कि जेम्स के आने के बाद वह बैठक शुरू करेगा। प्रबंधकों के आने के कुछ ही देर बाद जेम्स भी लिविंग रूम में आ गया। बैठक शुरू हुई और जियाओ सान ने अपने संपत्ति प्रबंधक से साम्राज्य का नक्शा दिखाने और अपनी सारी बंजर भूमि दिखाने को कहा। प्रॉपर्टी मैनेजर ने जियाओ सान के पास बहुत सी बंजर जमीनें दिखाईं। ये देखकर वह हैरान रह गया क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि उसके पास बहुत सी बंजर जमीनें हैं। फिर उसने अपने मैनेजर से उन बंजर जमीनों के बारे में उनके विकल्प पूछे। हालांकि उसके दिमाग में कुछ विचार थे, उसने उन्हें नहीं बताया क्योंकि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों की सलाह सुनता था। उनके एक मैनेजर ने उन्हें उन खाली जमीनों को बेचने का सुझाव दिया, दूसरे ने उन्हें किराए पर देने का सुझाव दिया तथा अंतिम 2 ने नया व्यवसाय शुरू करने तथा इन खाली जमीनों का उपयोग करने का सुझाव दिया। अंत में सभी 5 ने एक नया व्यवसाय शुरू करने के विचार पर सहमति जताई। जियाओ सैन जानता था कि यह उनका अंतिम निर्णय होगा, इसलिए उसने सुझाव दिया कि वे औषधीय पौधे और अन्य जरूरी चीजें लगाने के लिए बागान शुरू करें, जो उसके दूसरे व्यवसाय को चलाने के लिए जरूरी है। जियाओ सान के पास 4 मुख्य कंपनियां थीं। वे साबुन बनाने वाली कंपनी, इत्र बनाने वाली कंपनी, लकड़ी का काम करने वाली कंपनी और एक औषधीय फार्मेसी थी। और उन्हें अपने उत्पाद बनाने के लिए जो भी सामग्री मिलती है वह बाहरी आपूर्तिकर्ताओं से आती है, इसलिए ज्यादातर समय उनकी आपूर्ति विभिन्न कारणों से देरी से होती है। वह जो नई कंपनी शुरू करने जा रहे थे उसका मुख्य उद्देश्य उनकी कंपनी को अच्छी गुणवत्ता और सही समय पर सामग्री की आपूर्ति करना था। उसके 5 मैनेजर और बटलर ने सोचा कि यह एक स्मार्ट निर्णय था क्योंकि वे जानते थे कि जियाओ सान शाही परिवार के खिलाफ लड़ने की योजना बना रहा था। और उस समय वे जानते थे कि शाही परिवार की सेना और जियाओ सान की गुप्त सेना के बीच निश्चित रूप से युद्ध होगा। इसलिए उन्हें अपनी सेना के लिए लड़ने के लिए भोजन जैसी कई अन्य आपूर्तियों की आवश्यकता होगी। और अगर वे अचानक कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं जो साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में किसी अन्य क्षेत्र पर एकाधिकार कर सकता है, तो शाही परिवार निश्चित रूप से उन पर संदेह करेगा। लेकिन अगर वे कोई नया व्यवसाय शुरू करते, सिर्फ अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाते, तो राजपरिवार को उन पर शक नहीं होता, क्योंकि यह बहुत ज्यादा दिखावटी नहीं था, उनके दूसरे व्यवसायों की तरह। और इस नए व्यवसाय के साथ वे गुप्त रूप से महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ बनाना शुरू कर सकते थे और वे शिलालेख निर्माताओं के लिए वृक्ष पत्रक भी बनाना शुरू कर सकते थे ताकि उनका उपयोग नए आकर्षक प्रकार के शिलालेख बनाने के लिए किया जा सके। हालांकि शिलालेख निर्माता महत्वपूर्ण और शक्तिशाली लोग थे, लेकिन शाही परिवार ने कभी भी अल्केमिस्ट जैसे शिलालेख निर्माताओं की रक्षा करना शुरू नहीं किया क्योंकि उनके लिए जो मायने रखता था वह ताकत थी। अल्केमिस्ट सीधे साधक की ताकत बढ़ा सकता है, और अल्केमिस्ट बनना फॉर्मेशन मास्टर होने के विपरीत आसान था। और अल्केमिस्ट कुछ वर्षों तक अध्ययन करने के बाद नए उत्पादों को पेश करना शुरू कर सकता है, जबकि फॉर्मेशन मास्टर्स को न केवल फॉर्मेशन के बारे में बहुत सारे ज्ञान की आवश्यकता होती है, बल्कि फॉर्मेशन बनाने के लिए उन्हें नियमों के बारे में कुछ समझ भी होनी चाहिए। उन्होंने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जो वे गुप्त रूप से कर सकते हैं, यदि उन्हें अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक बुनियादी सामग्री बनाने के लिए एक नया व्यवसाय खोलना पड़े। इसलिए वे जियाओ सान के सुझाव पर सहमत हो गए, और साबुन कारखाने के प्रभारी प्रबंधक ने सुझाव दिया कि वे साबुन बनाने के लिए तेल प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के जानवरों को भी पाल सकते हैं। जियाओ सान ने उस सुझाव पर सहमति जताई। इस बीच एओ बोआ, जो जियाओ सान की बैठक सुन रहा था, हैरान था क्योंकि वह कल्पना नहीं कर पा रहा था कि एक नया व्यवसाय शुरू करने से उन्हें आसानी से नए अंक अर्जित करने में कैसे मदद मिलेगी।
छोटे सैम, तुम नया व्यवसाय क्यों शुरू कर रहे हो जब तुम्हें सिस्टम पॉइंट अर्जित करना है? एओ बोआ ने पूछा। भाई एओ, अगर मैं जाकर साम्राज्य के सभी पेड़ों को इकट्ठा करूं तो शाही परिवार को कुछ मिल जाएगा और वे हमारे लिए परेशानी खड़ी कर देंगे। इसलिए मैं पेड़ों को इकट्ठा करने के लिए वृक्षारोपण शुरू करने के बारे में सोच रहा हूं, जिन्हें मैं बाद में सिस्टम पॉइंट में बदल सकता हूं। और वृक्षारोपण के साथ शाही परिवार मेरी संपत्ति में कुछ पौधों के गायब होने के बारे में कुछ भी संदिग्ध नहीं सोचेगा, और साथ ही अगर उन्हें कोई पुराना पौधा अचानक गायब मिलता है तो भी वे इसके बारे में कभी कुछ नहीं सोचेंगे, ठीक वैसे ही जैसे अगर मैं साम्राज्य में घूमकर पेड़ इकट्ठा करूं। जियो सैन ने कहा। यदि आप इन संयंत्रों को ले लें और उन्हें सिस्टम पॉइंट्स में परिवर्तित कर दे तो आपके द्वारा शुरू किए जा रहे नए व्यवसाय का क्या होगा? एओ बोआ। भाई एओ, फसल की कटाई के बाद सभी किसान अपने पुराने पौधों को हटा देंगे और फिर वे अगले साल के लिए नए पौधों का उपयोग करेंगे। इसलिए मेरे लोगों द्वारा फसल की कटाई पूरी करने के बाद मैं पुराने पौधों को ले सकता हूं और उन्हें पॉइंट में बदल सकता हूं। जियो सैन ने उत्साहित स्वर में कहा। मुझे पता है कि आप एक पत्थर से दो पक्षियों को मारना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी आप भूल गए हैं कि आपके पास समय सीमित है। एओ बोआ ने जियाओ सान के सिर में संकेत दिया। भाई एओ, मैंने सुना है कि पहले दिव्य क्षेत्र में ऐसी संरचनाएं हैं जो किसानों को एक दिन के भीतर अपनी फसल उगाने में मदद कर सकती हैं। जियाओ सैन ने शरारती लहजे में कहा। एओ बोआ को जियाओ सान की बात तुरंत समझ में नहीं आई, लेकिन कुछ सेकंड सोचने के बाद उसे जियाओ सान के शब्दों का मतलब समझ में आया और उसने कहा, छोटे सान, तुम वाकई बहुत चतुर हो। भले ही तुम अपने पास मौजूद पैसे का इस्तेमाल करो, लेकिन तुम्हारे लिए नई साधना तकनीक खरीदने के लिए ये काफी नहीं है। लेकिन अगर तुम फॉर्मेशन मैनुअल स्टेप 1 खरीदो और उस मैनुअल का अध्ययन करो तो तुम वाकई उस योजना का इस्तेमाल करके कई सिस्टम पॉइंट कमा सकते हो जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। जियाओ सान और 6 अन्य लोगों ने इस बारे में भी चर्चा की कि व्यवसाय कैसे चलाया जाना चाहिए और इस व्यवसाय के लिए कौन जिम्मेदार होगा। 30 मिनट बाद मीटिंग खत्म हुई और फिर 10 और अधेड़ उम्र के आदमी लिविंग रूम में दाखिल हुए। वे शैडो और जियाओ सान की सेना के दूसरे जनरल थे। अंदर जाने के बाद वे उनके लिए रखी गई कुर्सियों पर बैठ गए और जियाओ सान के बोलने तक इंतजार करने लगे। चूंकि आप सभी 16 लोग यहाँ हैं, इसलिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप सभी 16 लोग मेरे सबसे भरोसेमंद लोग हैं। आप लोग ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझ पर तब विश्वास किया था जब मैंने पहली बार अपना साबुन कारखाना शुरू किया था। आप लोग तब भी मेरे साथ थे जब मैंने शि शहर छोड़ा था, क्योंकि शि में मुझे बहुत बुरा भला सहना पड़ा था। आप लोगों ने मेरा साथ दिया और मेरी यात्रा शुरू होने के बाद से ही मेरी रक्षा की। आप लोगों ने मुझ पर जो भरोसा दिखाया और इतने सालों तक मेरी देखभाल की, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जियाओ सैन ने ईमानदारी से कहा। वह अपनी सीट से उठे और उन सभी को प्रणाम किया। युवा मालिक, आपको क्या हुआ? जल्दी से उठो, जेम्स और दूसरे ने घबराए हुए स्वर में कहा। जियाओ सान ने उनकी प्रतिक्रिया देखकर हल्की हंसी उड़ाई। वह जानता था कि वे क्यों घबरा गए थे, इसलिए उसने कहा, ठीक है, शांत हो जाओ। शाही परिवार को अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है कि हमने क्या किया है। मैं आज आपसे इस तरह बात कर रहा हूं जैसे कि यह किसी और कारण से है। दरअसल मैं कुछ साल पहले से ही एक अमर साधक था। लेकिन मेरी साधना अलग है दोस्तों। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक आत्मा साधक हूं। अब तक आप सभी को पता चल गया होगा कि मैं अपनी रक्त संबंधी समस्या के कारण क्यूई को अवशोषित करने में सक्षम नहीं हूं। इसलिए मैं एक आत्मा साधक बन गया। हालांकि आत्मा साधक सच्चे अमर साधकों की तरह शक्तिशाली नहीं होते, फिर भी इसने मुझे पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनने में मदद की। और वर्तमान में मेरे पास दूसरे दिव्य क्षेत्र में चढ़ने तक केवल 3 से 4 साल का समय है। इसलिए मैं दूसरे दिव्य क्षेत्र में चढ़ने से पहले इस दुनिया में घूमने के लिए राजधानी छोड़ दूंगा, अपने 4 काले छल्ले छोड़ते हुए। जेम्स और अन्य 15 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष उस दबाव से आश्चर्यचकित थे जो जियाओ सान ने अपनी आत्मा के छल्ले जारी करने के बाद उत्सर्जित किया था। जब जियाओ सान ने अपनी आत्मा की अंगूठियां छोड़ी तो उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया, और जब जियाओ सान ने आत्मा की अंगूठी वापस ले ली तभी वे ठीक से सांस लेने में सक्षम हुए। वे कुछ देर तक चुप रहे। फिर एक सेनापति ने चिंतित स्वर में पूछा, युवा स्वामी, आपके दूसरे दिव्य क्षेत्र में चले जाने के बाद हमारा क्या होगा? चिंता मत करो, हालांकि मैं दूसरे दिव्य क्षेत्र में चढ़ रहा हूं। मैं अपने कुछ क्लोन को इस दुनिया में रख सकता हूं और चढ़ सकता हूं। हालांकि उनके पास मेरी आधी ताकत ही होगी, फिर भी वे ग्रैंड स्प्राइट इकट्ठा करने वाले क्षेत्र के साधकों से लड़ सकते हैं। इसलिए जब मैं आसपास नहीं रहूंगा तो तुम्हें अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जियाओ सैन ने कहा। फिर उन्होंने इस बारे में चर्चा शुरू कर दी कि उन्हें भविष्य में क्या करना है, और जियाओ सान ने उन्हें अपने 10 क्लोन भी दिखाए और उन क्लोनों को जेम्स और कुछ अन्य जनरलों के भंडारण के छल्ले के अंदर छिपा दिया। और जब सब कुछ निपट गया तो जियाओ सान अपने कमरे में चला गया और सो गया। आज बहुत ज्यादा काम था मुझे भाई लोग, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों के लिए YouTube वीडियो लेकर आया, उसके लिए तो एक लाइक बनता है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है।
उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो कोई, वहां पर डेली हैरम सीरीज अपलोड होती है फ्री में। और उसके नीचे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी हैरम सीरीज डेली 4 वीडियो अपलोड होती है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। और फ्री वाले पर एक वीडियो अपलोड होती है हैरम सीरीज की। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।